away at any kind of movements they can make up towards the northern side. See if they can strike goal, but it's looking a little bit unlikely as they will have to pass over some treacherous terrain soon. Over the lip, all three in a vehicle. Dangerous at the best of times, but when there's so many compounds occupied close by, Nigma Galaxy trying to get inside the building, get to cover. Freak takes a peppering. Might feel a little bit salty about that as Lord takes a tumble too. Good timing to get out of that vehicle as well. I think they knew exactly what was coming their way. They couldn't have gone any further than that, and they're right down towards that southeast edge. Next circle coming very short. निग्मा गैलेक्सी के ऊपर एक नॉक निकालते हुए नजर आएंगे और फिर से रिवाइवल जो है वो स्टार्ट किया जाएगा यहाँ पर टीम जो है वो निग्मा की तरफ से। निग्मा गैलेक्सी बार बार नॉक ले रहे हैं। आई बिलीव दैट इट्स द टाइम जहाँ पर वो किसी एक कंपाउंड की तरफ कमिट करें। एटलीस्ट जो कोल माइन के करीब एक छोटा सा पैसेज है, एक रोड साइड है, उसके ऊपर जाने की कोशिश करें। बट निग्मा विल मूव फॉरवर्ड और अब सर्कल के अंदर थोड़ा डीप जाने की उनकी तरफ से कोशिश ज़रूर की जाएगी आदि। बिल्कुल, और अपने एक प्लेयर को गंवाने के बाद टोटली स्टेल्थीनेस का मुजाहरा करते हुए सर्कल टू सर्कल खेलना चाहते हैं। पहले अपने स्पॉट को सर्कल के अंदर कंफर्म करते हैं, उसके बाद कोई फाइट्स एंगेज करते हुए हमें दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल अभी उनकी फाइट हुई थी बिटिया से, लेकिन मजीद एक प्लेयर नॉक होते हुए लॉर्ड को टीम S2G के प्लेयर के हाथों एक नॉक फेस करना पड़ेगा और दोबारा से वही लूप चलता हुआ निग्मा गैलेक्सी के लिए, जहां पर प्लेयर्स नॉक होते हैं, फिर रोटेट करते हैं, फिर दोबारा से नॉक होते हैं और अब देखते हैं क्या रोटेट किया जाएगा या यहाँ पर रहते हुए कुछ किल स्कोरिंग की जाएगी। टीम DE के प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता आगे आते हुए 2x2 के स्प्लिट के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। निग्मा गैलेक्सी के साथ फुली इंटरेस्टेड है फाइट लेने के लिए और डी के प्लेयर्स के क्रॉसहेड्स भी वहीं पर जमे हुए हैं, लेकिन निग्मा गैलेक्सी अभी के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है इस फाइट के लिए, क्योंकि S2G के प्लेयर्स भी क्रॉसहेड्स वहीं पर जमाए हुए हैं। टीम फाल्कन्स सर्वाइव करते हुए अपने 2 खिलाड़ियों के साथ व्हीकल्स 2 डिफरेंट उनके पास मौजूद हैं और उनकी तरफ से भी एक रिट्रीट बैक किया जा रहा है इस रिज से। और सर्कल क्योंकि कोल माइन के बिल्कुल नॉर्दर्न साइड के ऊपर एक इख्तितामी शक्ल लेकर गया है, सो कहीं ना कहीं अपनी जगह सर्कल के अंदर हर ही टीम को बनानी पड़ेगी। वैम्पायर ईस्पोर्ट्स के गिर्द घेरा काफी ज्यादा तंग हो चुका है। वैम्पायर ईस्पोर्ट्स सर्कल के अंदर इतने अच्छे स्पॉट के ऊपर भी मौजूद नहीं है, लेकिन अपने जोर बाजू पर उनको अब यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट सर्कल भी क्लोज इन होता हुआ बहुत तेजी से सर्कल्स शिफ्ट होते हुए और अपनी जगह तब्दील करनी पड़ेगी इन सारी ही टीम्स को जो कि इस जगह पर मौजूद है आपकी स्क्रीन पर, सर्कल से बाहर है। इनफैक्ट वैम्पायर ईस्पोर्ट्स अगर एक भी कदम इन कंपाउंड से बाहर निकालते हैं तो फाल्कन ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स उनका किल कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन डी के प्लेयर्स को बैक एंड के ऊपर टीम S2G के प्लेयर्स के हाथों एलिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है और DE के ऑलमोस्ट आखिरी प्लेयर अब सर्वाइविंग रह चुके हैं। 2 प्लेयर सर्वाइव फिलहाल कर रहे हैं और 1 प्लेयर घुटनों पर आ चुके हैं। बिल्कुल, वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स भी इस सारी फाइट के अंदर इंटरेस्टेड नजर आते हैं। DE जहां से रिट्रीट करेगी, टीम फाल्कन के पास एक अच्छा एंगल उनके ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वैम्पायर They want to get into the circle first. अभी तक के लिए सर्कल के बिल्कुल एज के ऊपर मौजूद है। 16 मीटर ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है, लेकिन 16 मीटर के ऊपर कोई और कंपाउंड भी मौजूद नहीं है, जो कि अगेन एक नाइटमेयर साबित हो सकता है टीम वैम्पायर के लिए। बट फाल्कन ईस्पोर्ट्स दे वांट टू गेट कीप वैम्पायर्स को यहाँ पर गेट कीप करना चाहते हैं। बैक एंड के ऊपर डेडाइज गाइज भी मौजूद है, सो वैम्पायर्स को थोड़ा टाइमली यहाँ से मूव आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज सिचुएशन खराब हो सकती है वैम्पायर्स के लिए। लेकिन यूटिलिटीज़ का इस्तेमाल, स्मोक्स जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, विजन डिनाई किया जाता है टीम फाल्कन का के प्लेयर्स के ऊपर एंड दे विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द सर्कल। लेकिन एक रिज छोटी सी मौजूद है जिसके अंदर थोड़ा सा अपना कैंप लगाया जाएगा यहाँ पर ओपन एरिया के अंदर एंड करीब में अल्फा 7 का स्क्वाड भी आ चुका है। सो वैम्पायर्स के लिए सर्कल में सीधा जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रही, लेकिन डेडाइज गाइस के प्लेयर स्पॉट होते हैं गाड़ी के अंदर, उनको यहाँ पर काफी ज्यादा स्प्रे डाउन किया जाता है। ट्रू लव सर की पोजीशन अभी भी रिवील नहीं है। ट्रू लव सर यहाँ पर 1 से 2 प्लेयर्स को वैम्पायर के डाउन कर सकते हैं, लेकिन एक दफा फिर से अपने आप को जो है वो रिपोजिशन किया जाएगा टीम वैम्पायर की तरफ से। एंड वी गो, ट्रू लव सर 2 प्लेयर्स को डाउन करते हुए, स्टोन्ड और स्टॉप्स जो है दोनों के दोनों यहाँ पर डाउन होते हैं, लेकिन ट्रू लव को भी टेक डाउन करते हैं एंड टीम वैम्पायर रीसेट की तरफ जाती हुई हमें नजर आएगी आदि। बिल्कुल, और नेट्स का भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। S2G के प्लेयर्स की तरफ से आखिरी प्लेयर रह चुके हैं। लॉर्ड अपनी एलिमिनेशन के ध्यान पर आ चुके हैं, लेकिन ड्रॉप शॉट देने की कोशिश की जाती है, स्पॉट आउट भी करते हैं, ट्रेसिंग की जाती है, लेकिन शॉटगन वंस अगेन और टीम S2G एक और मजीद किल अपने बैकपैक में लेकर जाती हुई 8 किल्स कर ये स्क्वाड लेकर जा चुकी है। 8 फ्रिकिंग किल्स दे हैव इन देयर बैकपैक। एक कमबैक मैच #7 के ऊपर रहती हुई एक टीम की तरफ से दिखाई दे रहा है और वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मैप्स टू प्ले ऑन, जहां पर सर्कल से कॉन्स्टेंटली आप जंग में रहते हैं। लेकिन A7 Esports
भी एक अदद फाइट के अंदर इंगेज करती हुई टीम बीटीआर के प्लेयर को एक ब्लाइंड नेट थ्रो किया जाता है जो कि ऑन पॉइंट क्लिक करता है, बिल्कुल पैरों पर गिरता है और प्लेयर को नॉक भी करता है, लेकिन बीटीआर के प्लेयर को नेट का सामना करना पड़ता है। दैट वाज गुड, दैट वाज रियली वेल प्लान्ड। और A7 अब आखिरी प्लेयर को भी एलिमिनेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बीटीआर के ज़क्सी को कुछ अलग करना पड़ेगा, लेकिन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी एडवांटेज उनके पास नहीं था। इस मैच से एलिमिनेट हो जाते, कंप्लीटली एनाइलेट कर दिया जाता है बीटीआर को। इस मैच से कोई भी नॉक एक्सचेंज नहीं करती बीटीआर टीम अल्फा 7 के ऊपर। अल्फा 7 5 किल पॉइंट के साथ अभी तक सर्वाइव करते हुए, वीपीई ऑन दी अदर हैंड जिनके पास अभी तक के लिए फर्स्ट स्पॉट मौजूद है, एक ही किल के साथ मौजूद है, लेकिन चारों के चारों प्लेयर्स उनके इंटैक्ट है। वीपीए को थर्ड पार्टी फायर के अंदर लेकर आते हुए टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स के टॉप मुश्किलात बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्रॉस से सेटिंग की जाती है, नेट भी बाहर निकाला जाता है, कुक करते हुए नेट एक्शन की तरफ से नेट क्लिक करता है। वीपीई की स्टोन्ड को स्टोन्ड कर दिया जाता है इस मैच में, लेकिन अभी के लिए मजीद नेट्स का इस्तेमाल करती हुई टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स आगे बढ़ती हुई। शॉटगन भी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन मोलोटॉव का सामना करना पड़ता है। वीपीई के एक और मजीद प्लेयर नॉकडाउन होते हुए टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स के टॉप एक और नेट थ्रो करते हैं और स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स चिकन डिनर के खाब के ऊपर फर्स्ट स्पॉट को छीनती हुई नजर आएगी। टीम वीपीई के हाथों से वो स्पॉट छीन कर A7 को दिया जाएगा। टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स बहुत मदद करती हुई A7 की इस मैच में कवर प्रोवाइड कर रही है A7 को, लेकिन आखिरी प्लेयर है चुके टीम वीपीई के जिनको सामना करना पड़ेगा। यूजी का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत हद तक वीपीई कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, लेकिन S2G के प्लेयर्स भी बैक एंड चाहते हुए स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स इज लुकिंग क्वाइट गुड इन दिस मैच। 2 ही किल्स अभी उनके पास मौजूद है, लेकिन वीपीई रेवन क्लॉ उनको अपने क्लॉस बाहर निकाले पड़ेंगे। 4 रेड्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी उनकी तरफ से। S2G के कैल्सी भी यहां पर मुश्किलात में इजाफा कर सकते हैं, लेकिन स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स के एक्शन वंस अगेन इन एक्शन एंड टीम वैम्पायर ईस्पोर्ट्स गेट्स एलिमिनेटेड। टीम वैम्पायर ईस्पोर्ट्स जो फर्स्ट स्पॉट के लिए खेल रही थी वो इस मैच से एलिमिनेट हो जाती है। बिल्कुल वैम्पायर के दोनों प्लेयर्स की तरफ से गलती की जाती है। सोजी के मोलोटॉव से दोनों ही प्लेयर एलिमिनेट हो जाते हैं, और जितना ज्यादा यहाँ पर सराउंडिंग में फाइट हो रही थी, आई कैन अगेन से कि इससे ज्यादा टेंस सिचुएशन नहीं हो सकती, जहाँ पर 3 स्क्वाड्स आपके पास है, आपको फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है, आपको फाइट्स की आवाज आ रही है, थर्ड पार्टी हो रही है सारी सिचुएशन के अंदर, एंड वहाँ पर आप इस तरह की गलती ना करें। पॉसिबली गलती हो सकती है और गलती इस फौजी की तरफ से हुई और उन्होंने अपने प्लेयर को ही मोलोटॉव से कंफर्म कर दिया। लेकिन स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स स्टिल सर्वाइविंग, 4 मैन स्टैंडिंग, 4v4 फाइट बनती हुई टीम स्टालवर्ट और अल्फा 7 के दरमियान एक बड़ी डिसाइसिव फाइट रहने वाली है। एंड विकेंडी इज अ स्ट्रांग मैप फॉर टीम अल्फा 7। अल्फा 7 अभी तक जिस तरह अपने आप को पोजीशन कर रही है, दैट इज रियली अमेजिंग टू सी, लेकिन मैं तक यहां पर पावरफुल को कंफर्म कर देंगे। फैल्कन इज डाउन टू द लास्ट मैन स्टैंडिंग, पॉसिबली अच्छे पॉइंट्स जो है वो यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएगी इस फाइट के बाद। लेकिन एक डिसाइसिव फाइट, रीवो अपने आप को एक हाइट एंगल के ऊपर लेके जाते हुए, स्काई को भी डैमेज दिया जाता है उनकी तरफ से, एक्शन को भी डैमेज दिया जाता है। टॉप की पोजीशन अभी तक रिवील नहीं हुई, टॉप यहाँ पर एक नेट के जरिए, यूटिलिटी के जरिए सरप्राइज कर सकते हैं अल्फा 7 के प्लेयर्स को, लेकिन करियो के हाथ में एक नेट रहने वाला है। करियो ये नेट थ्रो करते हैं एजेस के ऊपर, ये नेट किसी को डैमेज नहीं देगा, लेकिन रीवो हाइट का फायदा उठाते हुए दमार को कंफर्म करते हैं। अल्फा 7 और STE 4v4 फाइट बनती हुई ज़बावा के अंदर। अगेन हम बात कर रहे थे कि एक इंपॉर्टेंट सिटी है ज़बावा के करीब ये फाइट हमें बनती हुई नजर आती है, लेकिन अल्फा 7 दे आर आउटसाइड द सर्कल, 41 मीटर्स उनको सर्कल के अंदर जाना है। FPP के ऊपर स्विच किया जाता है बफियोसो की तरफ से। स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स के प्लेयर सामने मौजूद, एक ही कंपाउंड के अंदर प्लेयर्स मौजूद है जो कि उनके डिमाइस की वजह बन सकती है, लेकिन स्मोक्स का कवर बफियोसो को काफी ज्यादा अलाउ करे कि ओपन के अंदर जाके नेट करें, लेकिन ज्यादा देर नहीं अलाउ करेगा। टिका यहाँ पर उनको डाउन करते हैं, फर्स्ट नॉक ऑन टीम अल्फा 7, लेकिन रीवो की पोजीशन अलाउ नहीं कर रही स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स को ओवर एग्रेस करने के लिए, लेकिन एक्शन मफियोसो को किल कंफर्म करते हैं। नेट आएगा, एक्शन को टेक डाउन करेगा मिथिक का। 3v3 सिचुएशन एक दफा फिर से बनती हुई, मिथिक इज लो ऑन एचपी, मिथिक को अपने आप को हील अप करना है। टॉप की पोजीशन भी रिवील हो चुकी है, टॉप के ऊपर नेट जाता हुआ मिथिक अपने आप को हील करेंगे, हीलिंग उनके पास मौजूद है, टाइम थोड़ा सा बाय कर रहे हैं यहाँ पर ऑब्वियसली, लेकिन प्लेयर के फुट यहाँ पर स्पॉट हो जाते हैं। रीवो का जो हाइट एंगल है, बहुत ही खूबसूरत हाइट एंगल, और ये चीज STE को अभी भी इन कंट्रोल रखे हुए है। करियो अगेन स्मोक डिप्लॉय किए जा रहे हैं उस एज के ऊपर, मिथिक का नेट जाएगा वापस से, एक्शन का किल कंफर्म, 3v3 फाइट बनती हुई। पिका एक फ्लैंकिंग एंगल के ऊपर, करियो का सामना उनको करना पड़ेगा। करियो नोज द पोजीशन, करियो यहाँ पर पोजीशन जो है वो उनके सामने ओपन हो चुकी है पिका की, एंड उसी साइड के ऊपर पुश जाता हुआ दोनों प्लेयर्स का, लेकिन डैमेज काफी ज्यादा पड़ेगा। मिथिक इज लो ऑन एचपी वंस अगेन, पिका विद UMP, क्लोज फाइट जो है वो नहीं ले पाएंगे, लेकिन रीवो जंप करते हैं, जंप के अंदर ही टॉप उनको उसी के साथ डाउन करेंगे, उसी के साथ कंफर्मेशन जाने की कोशिश करते हैं टॉप, लेकिन अब सर्कल अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन हे वी गो टॉप एक और प्लेयर को डाउन करते हुए। इट्स अ 1v1 सिचुएशन, 1v2 सिचुएशन बनती हुई मिथिक के ऊपर। मिथिक नोस के ही इज द वन जिनके कंधों पर ये भारी जिम्मेदारी आती हुई, लेकिन सराउंड किया जा रहा है, सराउंड करते हैं स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स। ये
फाइट लेकर जाते हुए और चिकन डिनर लेके जाते हैं। व्हाट अ टेंस फाइट वी जस्ट विटनेस। एक्शन की तरफ से जो है वो अपनी टीम को एक दफा फिर से चेयर अप किया जाता है कि क्या ही जबरदस्त फाइट लिया आपने। अल्फा 7 एडवांटेज नहीं ले पाई ये सारी फाइट के अंदर एंड स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स दे वर द वन जिन्होंने रीसेट भी करने की कोशिश की बट अनफॉर्चुनेटली प्ले डाउन हो जाते। लेकिन टॉप के वो 2 नॉक्स उसी के साथ गेम ओवर फॉर टीम अल्फा 7। मिथिक अच्छी फाइट बैक बट इट वाज टू लेट आदि, इट वाज टू लेट। बिल्कुल एहसन, और कहीं ना कहीं टीम स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स टॉप पर जितने भी स्क्वाड्स थे उनको इस मैच से एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाती है। फर्स्ट स्पॉट पर टीम वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स जो कि अब नहीं रही होगी, शायद टीम अल्फा 7 ने इतने पॉइंट्स वो लेकर चले गए कि फर्स्ट स्पॉट दोबारा से कॉम्प्रोमाइज हो गया। लेकिन जीजीज टू टीम STE फ्रॉम साउथ एशिया रीजन, मंगोलिया रीजन के शहजादे, साउथ एशिया रीजन की सबसे बेहतरीन स्क्वाड भी मानी जाती है। दे आर फाइनली बैक इन द एक्शन और 7 किल्स कर आसानी इस मैच का चिकन डिनर, आसानी तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन इस मैच के अंदर बाकमाल चिकन डिनर जरूर स्कोर करते हैं और बहुत ज्यादा मुश्किल था उन दोनों ही स्क्वाड्स को एलिमिनेट करना। अल्फा 7 से भी काफी प्रोलॉन्ग फाइट होती है एंड सेम फॉर वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स के अगेंस्ट भी ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन अभी के लिए गाइस विल बी गोइंग शॉर्ट ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, विल बी राइट बैक। عايز تترجم راب؟ تعالى لي. ملوك الصين دي انا ملخصه في سطور، بس مين يقرا؟ فاهم؟ كلام الشارع ده انا هرشه كل المجال حبايبي بروز. وانا كاكازوكو مصدق القي نظره لو على الحلاوه عندي كاستر والاسم عفرت يا عفرت، هتفضل معفرتها ولا ايه يا برو؟ انت مين يا هو ازاي ده دخل هنا يا جدعان؟ نكسر الدنيا الاول وبعدين نتكلم، نعيد من الاول. لا 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 مش مسجل. اخواتي عشان فاهمين السين، سبوتيفاي عمل لك بلاي ليست الاقوى راب مصري، اسمع ملوك السين ببلاش.
वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम लोग वापस आ चुके हैं और खुशामदीद कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को। आखिरी 3 मैचेस बकाया रह चुके हैं और PUBG मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल 2022 अपने अख्ताम को पहुँच जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं खुशामदीद कहूँगा अलादीन को। अलादीन वेलकम बैक वंस अगेन। पिछला मैच बहुत खूबसूरती के साथ अख्ताम पर लाया गया टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स की तरफ से। दोनों ही स्क्वाड्स को बहुत बेहतरीन तरीके से एलिमिनेट कर पाती है स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स, जो फिलहाल डोमिनेट कर रहे हैं PMWI को। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आदि फिर से बुलाने के लिए यहाँ पर। लेकिन लास्ट मैच की थोड़ी सी बात करेंगे। एसटी ने जिस तरह से डोमिनेट किया, एसटी आज का दिन काफ़ी अच्छे से खेल रही है। हमने उनको 2 मैचेस में 10-10 पॉइंट्स निकालते हुए देखा है इससे पहले भी। सो इस मैच लास्ट मैच की परफॉर्मेंस के बाद आप देखें कि 3 मैचेस के अंदर ही उनकी तरफ से ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स तक जो है वो बटोरे गए हैं। सो ये चीज़ बहुत शानदार है। ज़रूर वहीं पर बात करते हैं सेकंड स्पॉट पर अल्फा 7 नजर आई। एक कमबैक मैच उन्होंने भी खेला क्योंकि वैम्पायर स्पोर्ट्स उनको बहुत अच्छे से कंटेस्ट कर रही थी। एक बार फिर से वैम्पायर स्पोर्ट्स से अपना पहला पायदान जो है वो छीनती हुई लास्ट मैच में अल्फा 7 नजर आई हमें। लेकिन बात करेंगे S2G की, एक और कंसिस्टेंट टीम बनकर हमारे सामने जा रही है। लास्ट कुछ मैचेस में उन्होंने 2 मैचेस में उन्होंने अच्छा नहीं खेला, बट अभी एक रिकवरी मैच खेला विद 14 पॉइंट्स। फाल्कन्स का भी अच्छा मैच रहा है, बट फाल्कन्स की डोमिनेशन को एक फुल स्टॉप लगा हुआ नजर आ रहा है। और अभी थोड़ा बहुत उन्होंने स्ट्रगल करके अच्छा खेल लिया है, बट एक बहुत वाव परफॉर्मेंस अभी भी उनकी तरफ से नहीं दिखाई गई आती। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट्स टीम अल्फा 7 इतने लेकर जा चुकी इस मैच में कि फर्स्ट जो स्पॉट है, जो पहला स्पॉट है, पायदान है, वो कहीं ना कहीं दोबारा से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया होगा अलादीन। सो वही लूप दोबारा से चलता हुआ, जहां पर फर्स्ट स्पॉट पे कोई और टीम आती है, फिर दोबारा से वो फर्स्ट स्पॉट गवा दिया जाता है। सो देखते हैं क्या बनता है। आई थिंक सो, आई बिलीव कि आखिरी मैच तक ये कहानी चलती रहेगी और आखिरी मैच तक वाजे नहीं होने वाला कि वैम्पायर ईस्पोर्ट्स PMWI की सेकंड ट्रॉफी लेकर जाने वाली है या टीम अल्फा 7, जो कि अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया आफ्टर पार्टी शोडाउन में और बहुत अच्छे तरीके से सरप्राइज भी किया, क्या वो ये ट्रॉफी लेकर जाएंगे। आई रियली वांट कि अल्फा 7 लेकर जाए अलादीन, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब किया इस सारे मंजर को। हालांकि पहले दिन जब हमने आगाज़ किया था PMWI का, तो काफ़ी टीम्स ने स्ट्रगल किया, वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही थी इस सारे एटमॉस्फेयर को। लेकिन अल्फा 7 ने आते साथ पहले दिन से, पहले मैच से जो धूम मचाई है, वो भी डिजर्व करते हैं ट्रॉफी। बिल्कुल डिजर्विंग सारी ही टीम्स हैं जो टॉप पे मौजूद हैं। अगर आप देखें थे कि पहले दिन का बहुत बुरा गेम खेला था, 50 पॉइंट्स तक लीड बना चुकी थी अल्फा 7 टीम। अगर हम बात करें वैम्पायर स्पोर्ट्स की, उन्होंने बहुत बुरा गेम खेला था, लेकिन अभी वैम्पायर स्पोर्ट्स का जो रिकवरी मैचेस का सिलसिला चला है, जो उन्होंने कमबैक दिखाया है, वो बहुत शानदार है। तो इसकी मद में अगर आप देखें तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि भाई वैम्पायर स्पोर्ट्स भी इक्वली डिजर्विंग है। इससे पहले वो PUBG मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल के मेन इवेंट को जीत चुकी है। आफ्टर पार्टी शोडाउन में भी उन्होंने अपना जो है वो उसी तरह से लोहा मनवा लिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ, जीते कोई भी, मैं चाहता हूँ कि एंड कंपटीशन तक हमें जो है वो पता ना चले जीत कौन रहा है। वो जो एक पॉइंट का जो सिलसिला होता है, एक पॉइंट का जो डिफरेंस होता है, वो यहाँ बना रहे, ताकि कंपटीशन मज़ीद इंटरेस्टिंग हो। आखिरी मोमेंट तक पता ना चले और आखिरी मोमेंट के आखिरी मैच के आखिरी लम्हात में जाके जब डिसाइड होता है कि वो कौन सी टीम है जो सेकंड डिनर लेकर या फिर ज़्यादा किल्स लेकर जो वो जीत कर गई है इस कंपटीशन को, तो वो देखकर ज़्यादा मज़ा आता है। सो आई वांट कि उस मोमेंट तक, उस लम्हे तक ये मैच जाए जहाँ पर हमें पता ना चल रहा हो कि कौन जीत रहा है, कौन लेकर जा रहा है इस टूर्नामेंट को, क्योंकि वहाँ फिर ऑब्वियसली वो ज़्यादा एंटरटेनिंग रहता है आपके लिए, बजाय इसके कि आपको पहले से ही पता लग जाए, लास्ट 2 मैचेस से या लास्ट मैच से पहले ही पता लग जाए कि यार ये टीम जीत रही है, तो फिर वो मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि वो मज़ा किरकिरा हो, चाहे कोई भी जीत जाए। लेकिन वहीं पर अगर आप थर्ड स्पॉट को देखें, टीम जो थर्ड स्पॉट पे मौजूद थी वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अब बाकी तमाम टीम्स, मैं कहूँगा इस पूरी लॉबी में 10 टीम्स सेकंड थर्ड ऑनवर्ड स्पॉट के लिए कंटेस्ट कर रही हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही टीम्स हैं जो पहले और दूसरे पायदान के लिए लड़ रही हैं। बिल्कुल अलादीन, और कहीं ना कहीं वो जो सारा कंपटीशन है, सारे इवेंट का जिसकी आप बात करें, मज़ा कहीं ख़राब ना हो जाए, किरकिरा ना हो जाए, वो नहीं होने वाला, क्योंकि जैसी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं अब इस मैच में भी कम्प्लीटली A7 Esports अपने हाथ में इस मैच को नहीं लेकर जा पाई। हाउएवर उन्होंने 10 पॉइंट स्कोर किए हैं और वो वही 1 स्पॉट वंस अगेन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है टीम वैम्पायर ईस्पोर्ट्स को अब आने वाले मैचेस के अंदर, जो कि मुश्किल मैचेस हैं। मुश्किल मैचेस अब आ चुके हैं, जहाँ पर कराकिन खेला जाएगा, जहाँ पर सानहॉक खेला जाएगा। सो कहीं ना कहीं मामलात ख़राब भी हो सकते हैं और जो फर्स्ट स्पॉट टीम वैम्पायर ईस्पोर्ट्स ने अपने लिए हासिल किया था, अब उसको दोबारा से हासिल करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स इज बैक इन एक्शन और स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स का वो जो लॉस्ट मोमेंटम था वो उनको मिल चुका है। तो अब आने वाले मैचेस के अंदर इम्कानात ज़्यादा हैं कि स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स ऐसी ही परफॉर्मेंस दिखाए। सो वैम्पायर ईस्पोर्ट्स और अल्फा 7 के लिए अब वो स्पॉट होल्ड करना
मुश्किल है और दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा एक दूसरे को नीचे उतारना। ये जो आपने पॉइंट रेस किया, ये बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया आपने कि अल्फा 7 ने जिस तरह से अब अपनी लीड को वापस से गेन कर लिया है एक राइट टाइम के ऊपर, वो अब वो उस तरह से अपनी लीड को गेन करते हैं वैम्पायर नजर नहीं आएगी, बिकॉज अब एसटी एक्शन में आ चुकी है। अब क्योंकि टॉप स्पॉट्स के ऊपर हमें एसटी भी नजर आएगी, अब चूंकि हमें टॉप स्पॉट के टॉप पॉइंट्स अब एसटी लेकर जाती हुई नजर आएगी, तो प्रॉब्ली बाकी टीम्स को मौका नहीं मिलेगा ज़्यादा पॉइंट्स लेने का। लेकिन वहीं पर हमारे सामने जो रिवॉर्ड्स रैंकिंग्स आ रही हैं, बिना चिकन डिनर रैंकिंग्स में आप देखें तो इस वक्त के लिए आफ्टर पार्टी शोडाउन के डे 3 के जो यहाँ पर जो हमारे सामने रिवॉर्ड्स की रैंकिंग्स आ रही हैं, अभी तक आज के दिन में ही $30,000 लेकर जा चुके हैं स्पोर्ट्स बाय कैरिंग 2 सेकंड डिनर्स, और मैच अर्निंग उनकी $10,000 है। विकेट्रॉन रिटेलियन ने $14,000 निकाले हैं, थर्ड पर निगमा गैलेक्सी विद $9,000, उसके बाद अल्फा 7 विद $7,000। अल्फा 7 के लिए आज का दिन बहुत वाव नहीं रहा प्राइस पूल की मद में। अल्फा 7 ने आज के दिन कुछ किल्स उठाए हैं, कुछ प्लेसमेंट पॉइंट्स उठाए हैं, लेकिन प्राइस पूल आज उस तरह से नहीं लिया। 2 दिन में इस टीम ने $70,000 लिया था, और तीसरे दिन के आधे मैचेस के बाद, इनफैक्ट आधे से ज़्यादा मैचेस के बाद अभी तक ये टीम $10,000 भी नहीं ले, $70,000 लिया था, $70 नहीं लिया था। अभी तक ये टीम जो $10,000 भी नहीं कर पाई। बिल्कुल, लेकिन अभी भी कुछ मैचेस बकाया बाकी हैं, 3 मैचेस खेले जाएंगे अभी भी, और मिरामार का आखिरी मैच रहेगा आज के दिन का। आज के दिन एक ही शोडाउन मैच खेला जाना था जो कि कंप्लीट हो चुका। अभी के लिए रिवॉर्ड्स रैंकिंग दोबारा से हमारी स्क्रीन पर आ चुकी हैं, और एक ब्रेक डाउन किया गया है अर्निंग्स का, टोटल अर्निंग्स का। मैच अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो अल्फा 7 ईस्पोर्ट्स अभी तक ऑन टॉप है। अल्फा 7 $89K, ऑलमोस्ट 90,000 पर 2 स्क्वाड्स आ चुके हैं, लेकिन मैच रैंकिंग बहुत ज़्यादा है अल्फा 7 ईस्पोर्ट्स के पास वैम्पायर ईस्पोर्ट्स के मुकाबले में। और दूसरी तरफ वैम्पायर ईस्पोर्ट्स जिन्होंने 5 किए हैं चिकन डिनर PMWI में, इन सारे आफ्टर पार्टी शोडाउन के मैचेस में $50K सिर्फ उनकी WWCD अर्निंग्स हैं। लादेन हिसाब लगाएं आप, $1 करोड़ रुपया वो सिर्फ वैम्पायर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स से चिकन डिनर 5 मैचेस से जीत के गए हैं यार। आदि जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड यार आप ये ना करें, कन्वर्जन ना करें, मुझे 50K ही बोल लें डॉलर्स में, उस पर ठीक हो। आप ये कन्वर्जन करके लेकर आते हैं, मुझे वाकई डिप्रेशन होता है, रात को भी मुझे नींद नहीं आई ये सोच के। सही है, फिर आपने क्या किया ऐसा? फिर मैंने जो किया वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए हम DWG किया की बात करते हैं। वो 5th स्पॉट के ऊपर मौजूद है और $42K अपने लिए लेकर जाने में कामयाब रही। टीम 7C Esports भी, जहां पर हमें कल के दिन 7-8 हज़ार पर नजर आ रही थी, वो $20,000 वो भी लेकर जा चुके हैं। सो अर्निंग्स का ब्रेकडाउन तो आपने देख ही लिया। आने वाले 3 मैचेस कहीं ना कहीं बहुत कुछ इन टीम्स को देकर जा सकते हैं, लेकिन यू डोंट हैव मच टू लूज। जो नीचे टीम्स है उनके पास अच्छी खासी रकम आ चुकी है लादेन, कुछ ज्यादा गवाने को मौजूद नहीं रहा मेरे ख्याल से। प्राइस पूल जो मिलना था $60K का, अक्सर टीम्स उसको क्रॉस भी कर चुकी हैं। आदि $60,000 अभी और मिलना बाकी है। मैं आपको थोड़ी सी जरा और मजे की बात बताता हूँ कि $80,000 अभी तक नहीं $80,000 $90,000 अभी तक टीम अल्फा 7 लेके जा चुकी है। अल्फा 7 को अभी वो जो कह रहे के प्राइस पूल वो जो मिलना है तकरीबन 10 से 12 हज़ार जो आपको डुओ का यानी कि शो डाउन मैचेस का जो मिलना है प्राइस पूल, वो भी ऐड करते हैं। चले $10,000 ऐड कर देते हैं, तो 90,000 + 10 = like 100 हो गया। उसके बाद फर्स्ट स्पॉट का $50,000-60,000 मिलना है, तो 160 हो गया। उसके बाद अभी 2-3 मैचेस और पड़े हैं, उनका भी हम 20,000 लगा लेते हैं, 180 हो गया। तो $180 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आप हिसाब लगाएं कितना बनता है। मल्टीप्लाई मेरा कैलकुलेटर ही नहीं चल रहा। 3.5 करोड़ तक ये बनता है यार। बस ठीक है यार, ये भी ठीक है। ये 3.5 करोड़ रुपए ये कर लेते हैं पहले 3.5 करोड़ रुपए ये टीम्स ऑलमोस्ट अपने लिए बनाकर लेकर जा सकती हैं। आई थिंक सो दाद देनी पड़ेगी इन टीम्स को ऑब्वियसली, एक हफ्ते में, इनफैक्ट 3 दिनों में अलादीन, और इनसे अच्छा बिजनेसमैन कोई हो नहीं सकता इन टीम से। लेकिन ओवरऑल रैंकिंग्स की थोड़ी सी बात करते हैं। 163 पॉइंट्स के साथ लीड काफी बढ़ा ली गई है अल्फा 7 की तरफ से, और जैसे इनके एदाद हैं, जैसे इनकी हिस्ट्री रही है, परफॉर्मेंस की इनिशियल्स में तो एलिमिनेट होती नहीं है ये टीम। तो वैम्पायर ईस्पोर्ट्स के लिए वही बात आ चुकी है कि अब उस लीड को कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन लुक एट द कमबैक ऑफ टीम स्टॉलवर्ट ईस्पोर्ट्स। सेकंड पेज से सीधा जंप किया 4थे पायदान पर।
फॉल्कन्स एक बहुत बड़ा जंप उन्होंने खाया ज़रूर है। कल आई वाज टॉकिंग टू अ फैन ऑफ स्टारवर्ट स्पोर्ट्स, शी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ स्टारवर्ट स्पोर्ट्स। उन्होंने मुझे यही कहा कि स्टारवर्ट स्पोर्ट्स कम बैक करेगी ना। आई वाज लाइक यार बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए, बट लुक एट देम यार, साउथ एशिया की शान यहाँ पर हम एक बार फिर से अपना लोहा मनवाते हुए नजर आते हैं। पहले पेज के ऊपर आते हैं और फोर्थ स्पॉट पर चले जाते हैं। दिस इज समथिंग ब्रिलियंट फ्रॉम द साइड ऑफ टीम, ब्रिलियंट फ्रॉम द साइड ऑफ टीम स्टारवर्ट स्पोर्ट्स। मैं कहता हूँ कि यार स्टारवर्ट स्पोर्ट्स अमेजिंग परफॉर्मेंस यार, अमेजिंग जिस तरह था ना, अमेजिंग इजाज, आज मैं कहूँगा अमेजिंग स्टारवर्ट स्पोर्ट्स। बिल्कुल, और आपने तो इनके तारीफ़ों के पुल बांध दिए और बांधने भी बनते हैं, क्योंकि आखिरी दिन अगर कोई टीम दिखाती है कमबैक तो ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखती है। वो टीम बहुत ही एक अच्छी टीम मानी जाती है जो आखिरी दिन में आकर इनफैक्ट आखिरी चंद एक मैचेस में अपने लिए टॉप 4th स्पॉट लेकर जाने में कामयाब हो जाती है। और पिछला मैच बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था टीम स्टारवर्ट ईस्पोर्ट्स के लिए। BTR के अगेंस्ट उन्होंने फ़ाइट ली, उन्होंने फिर कुछ और टीम्स के अगेंस्ट फ़ाइट ली, लेकिन उन फाइट से जब वो बाहर आते हैं तो बड़ी बात यह है कि अपने 3 से 4 प्लेयर्स सर्वाइव करवा कर वो बाहर निकलते हैं। लेकिन अगला मैप हमारा इंतज़ार करता हुआ सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के अंदर अगला मैप भी मंजर-आम पर आ जाएगा। बिल्कुल, बैकएंड से जब वो मुझे एसन की आवाज़ आज ज़रूरी ही ट्राइंग इस लेवल बेस्ट टू मेक श्योर कि हम कोई ना कोई ब्लूपर यहाँ पर छोड़कर जाएं। लेकिन ख़वातीनों के सेकंड लास्ट मैच है, एक ही मैच बाकी है जिसके बाद जो है वो फिर 7 सीज़ का हम सेकंड डिनर देखेंगे ज़रूर, बिकॉज वो जो रीत है, वो जो रिवाज है, वो जो रिवायत है, उसको बरकरार रखते हुए 7 सीज़ लास्ट मैच में सेकंड निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं निगमा गैलेक्सी की, जिन्होंने लास्ट कुछ मैचेस में, अगर आपको लिविक का भी मैच याद हो तो उसमें बहुत अच्छे किल्स, 10 किल्स निकाले थे। अर्ली किल्स निकालने के मामले में टीम निगमा गैलेक्सी को हमने उस मैच में जब वो डोमिनेट करते हुए देखा, और लॉर्ड के ग्रेनेड, क्या ही शानदार ग्रेनेड फेंके थे। टीम A7 को अभी तक बैड फाइट्स में अगर मजबूर किया गया है तो वो टीम BTR और निगमा गैलेक्सी की तरफ से किया गया है। कल के दिन के कराकिन मैच अगर आपको याद हो, BTR forced टीम A7 to take fight outside the circle, to take a fight with them outside the circle। वहां पर वो टीम BTR भी अपने प्लेयर्स लूज करती है, एक राउंड का बच जाता है, बट टीम A7 अपने सारे प्लेयर्स लूज कर देती है। आज के दिन टीम निगमा गैलेक्सी ने जो थर्ड पार्टी की थी, दैट वाज ऑन पॉइंट, परफेक्ट, और वहां पर A7 अपने सारे प्लेयर लूज करते हैं, लेकिन निगमा गैलेक्सी अपना एक भी प्लेयर लूज नहीं करती। अभी इस फाइट में क्या निगमा गैलेक्सी वर्सेस A7 फिर से होता है, ये मैं देखना चाहता हूँ। ST वर्सेस BTR, द रीजन व्हाई टीम ST लॉस्ट देयर मोमेंटम इज एक्चुअली BTR, बिकॉज BTR ने उनको 4 मैचेस में एक ही दिन के अंदर बार बार कंटेस्ट करके बार बार उनके प्लेयर्स को लूज कराया था, उनके प्लेयर्स को एलिमिनेट किया था, और खुद अपने प्लेयर्स भी लूज किए थे। तो ये चीज़ आज फिर से होती है इस मैच के अंदर, कराकिन के अंदर, ये देखना बहुत जरूरी है। एंड स्पेसिफिकली वो जो टॉप 2 टीम्स की फाइट है, A7 वर्सेस वैम्पायर, इस मैच में हो गया तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल आदिन, अभी के लिए वो ट्रॉफी आपको बार बार दिखाई जा रही है जो कि आज के दिन यहाँ से जाने वाली है, और थाईलैंड प्रॉबली कहीं ना कहीं जा सकती है, लेकिन देखना अभी बाकी है, क्योंकि अल्फा 7 वर्सेस वैम्पायर ईस्पोर्ट्स की एक जंग ज़रूर जारी है लीडर बोर्ड के ऊपर इस ट्रॉफी के लिए। और इनामात तो उनको बहुत बेशुमार मिल चुके हैं, लेकिन ये ट्रॉफी बस एक चीज़ रह चुकी है जो एक ही टीम के बैकपैक में जाएगी यहाँ से। लेकिन चलते हैं अपने अगले मैदान की तरफ। मिरामार तो नहीं है फिलहाल, मैं मिरामार कहने लगा था। सो यहाँ पर कराकिन की तरफ चलते हैं, प्लेन पाथ, आई थिंक सो, या एग्जैक्टली मिनी मिरामार, और कहीं ना कहीं वाइब वही आती मिरामार की। लेकिन आप ज़रा सिटीज़ को देखें, सारे के सारे सिटीज़, ऑलमोस्ट 5 सिटीज़ हैं यहाँ पर जो मेजर सिटीज़ इस मैदान पर मौजूद हैं, और सारे के सारे कोस्टल एरियाज़ पर शुमार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सेंटर देखें, पूरे मैप का सेंटर बिल्कुल ही खाली है। यहाँ पर कोई भी आपको वहाँ पर आप देखें सिटी नज़र नहीं आ रही है, छोटा सा भी कोई भी एरिया नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कुछ कॉम्पाउंड जरूर हैं, बट उन कॉम्पाउंड्स में भी अगर आप जाते हैं तो आपको हिल से डैमेज पड़ता है। हिल से आपकी जब वो बाहर हिल पे अगर कोई आकर टीम होल्ड करती है तो आपको बाहर निकलने नहीं देने वाली वहाँ से, या फिर वहाँ से रोटेशन नहीं करने देने वाली। सो मेरे ख्याल से इस मैप के हिसाब से अगर आप हिल्स का खेलते हैं तो आपके लिए एडवांटेज होगा। लेकिन यहाँ पर 3 टीम्स आ जाती हैं, फाल्कन्स वर्सेस रात वर्सेस 7 सीज की फाइट चल रही है। फाल्कन के पावरफुल यहाँ एक नॉक निकालते हैं विद दैट M164, रात के प्लेयर बिल्कुल सामने मौजूद है, कई तोरा ट्रैवल देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फाल्कन विल दे पुश हियर और नॉट, देशा कवर देने के लिए आ चुके हैं। ही इज ऑन दैट एरिया जहां से वो अच्छा कवर प्रोवाइड कर सकते हैं, हाइट पे मौजूद है, कंपाउंड की छत पे इस वक्त रूफटॉप पे मौजूद है। लेकिन सादत इंतजार कर रहे हैं इस वक्त के लिए, वेट कर रहे हैं कि जैसे उनके सामने कोई प्लेयर ओपन में आता है वो यहाँ पर एक नॉक निकालने के जरूर, बट जो गन उनके हाथ में मौजूद है मेरे ख्याल से वो यहाँ पर कुछ ज्यादा खासा डैमेज नहीं देने वाली। लेकिन दमार विद दैट टॉमी क्लोज स्टेज में मौजूद, वेक्टर सामने प्लेयर के पास मौजूद है कि 1v1 बनता पावरफुल का इस वक्त के लिए पावरफुल आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। रात कहीं तो
पुश करेंगे, लेकिन ड्रॉप शॉट दी जाएगी पावरफुल की तरफ से। डैमेज दोनों ही साइड पर थोड़ा ट्रेड होता है, कहीं तो काफी लो एचपी होंगे, लेकिन नॉक नहीं निकलेगा। फाल्कन काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, इसलिए उनको पुश करना पड़ेगा, बट दे आर वेटिंग। वो गलती नहीं करना चाहते, वो नॉक नहीं देना चाहते, दोनों ही साइड से गलती का इंतजार किया जा रहा है। एंड आई बिलीव फाल्कन्स को पुश कर देना चाहिए, बिकॉज वो यहाँ पर चारों के खेल जरूर रहे हैं। पहला नॉक निकलता है पावरफुल की तरफ से बहुत खूबसूरती के साथ। फैक्ट्री की सारी बुलेट्स आगे नजर आएंगे, रात के कई तो आगे आते हैं, बट वो भी अपनी पोजीशन रिवील करा जाएंगे। फाल्कन्स काफी ज्यादा अग्रेसिव हो रही है। बिल्कुल, लेकिन फर्स्ट एलिमिनेशन निकलती हुई और डीई के जोकर के बैकपैक में $2000 जाते हुए, लेकिन यहाँ पर कुछ सूरत हाल बन चुकी है। फाल्कन के पावरफुल मौजूद है, उनके सामने उनके प्लेयर भी नॉक होते हुए घुटनों पर आ जाएंगे। दमार को रिवाइवल देना काफी ज्यादा रिस्की रहेगा, लेकिन डीई के प्लेयर्स रात के प्लेयर्स अभी तक इंतजार कर रहे हैं। डीई टोटली फाइट के अंदर इंगेज करती हुई टीम फाल्कन ईस्पोर्ट्स के अगेंस्ट, लेकिन पीछे से टीम 7 सीज भी आती हुई इस फाइट के अंदर अपना हिस्सा डालने के लिए, लेकिन डीई के 4 ही सर घुटनों पर आ जाते हैं। फाल्कन्स के यूसुफ कोशिश कर रहे हैं, टीम 7 सीज के सारंग सामने की तरफ ब्रोकन वॉल का कवर लेते हैं। टीम फाल्कन्स पूरी तरह से यहां पर पिंच डाउन होती हुई 3 से 4 टीम्स के दरमियान, लेकिन कौन सी टीम यहां से बाहर निकलेगी? सारंग घुटनों पर आते हुए स्प्रे गॉड बैकएंड से कवर प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश करते हैं, और फाल्कन्स के आखिरी प्लेयर को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया जाता है टीम 7 सीज के हाथों। फर्स्ट टीम एलिमिनेशन का जो रिवॉर्ड था वो भी टीम 7 सीज अपने बैकपैक में लेकर जाते हुए, लेकर रात के प्लेयर इस सारे मंजर को देखते हुए, सारी भसड़ को देखते हुए वो अपने आप को किनारा कश कर चुके हैं, और वो नहीं चाह रहे कि वो इस सारी चक्की के अंदर पिसते हुए नजर आए। लेकिन अभी के लिए रात के देशा वो काफी ज्यादा बीच के अंदर फंस चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकते हैं, इस मैच से एलिमिनेट भी किया जा सकता है। लेकिन 7 सीज के प्लेयर के ऊपर अपने क्रॉसेस जमाए हुए टीम डीई के प्लेयर अभी भी इंतजार में है, और वो फाइट लेना चाहते हैं। टीम 7 सीज भी अच्छे पॉइंट्स अपने लिए इस मैच से निकालना चाहती है, लेकिन जंप एंड पंच किया जा रहा है, अपने आप को लो रखा जा रहा है, कोई साउंड जनरेट नहीं करना चाह रहे। डी के प्लेयर्स भी प्रोन डाउन है, दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ इंतजार किया जा रहा है, लेकिन लूट की जा रही है अलादीन की तरफ से। क्या अलादीन को अंदाजा है वहां पर उनका प्लेयर, कोई एक प्लेयर उनका इंतजार कर रहे हैं, क्या ये उनकी मौत के फरिश्ते बनकर सामने आते हैं? शॉटगन वंस अगेन, दैट इज डायरेक्टली की टीम 7 सीज का स्क्वाड राइट ऑन टाइम आ जाता है कवर देने के लिए, और मजबूर कर दिया जाता है डेडेस गाइस के प्लेयर को, टू लव को मजबूर करते हैं बैकफॉल करने के लिए, बैकफुट पर रहने पर। लेकिन डीई के प्लेयर्स रीग्रुप करते हुए, टीम रात के प्लेयर्स थोड़ा घबरा चुके हैं, उनकी वही हालत है जो मेरी हालत है इस टाइम। लेकिन डी के शिवसर स्पॉट डाउन करते हैं, 2 प्लेयर्स को गिराते हैं। व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर? और डेविल हॉर्न्स जो इन्होंने लगाए हुए, ओह माय गॉड, दैट वाज अ ब्यूटीफुल स्प्रे। टीम डी के शिवसर अपने लिए 7 किल्स अभी कंफर्म कर चुके हैं, 4 ही मिनट हुए थे अभी हमें इस मैच में आए हुए को, लेकिन सारंग अकेले प्लेयर है। क्या 1v3 हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा अलादीन? सारंग यहाँ पर अकेले खड़े हुए, लेकिन डीई के प्लेयर्स कितने ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं इस वक्त के लिए। स्टिल वो पुश करना चाहते हैं, 3v1 फाइट है, बैक एंड पे स्टिक भी आ रही है, लेकिन दे डोंट केयर, वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करना चाहते। रात के एक प्लेयर जो कि बचे हुए थे वो भी फॉल बैक कर रहे हैं, सारंग भी स्पॉट हो जाएंगे। टूडू अफसर फिर से उनको स्पॉट करते हैं। डेड आइज गाइस इस मैच के अंदर वाकई ही इनकी जो आंखें हैं वो जिसको भी उन आंखों से देखते हैं ऑब्वियसली मौत का समा उनके लिए बांध देते हैं। गोस्ट राइडर वाली आंखें यहाँ पर जब उनकी तरफ से मैं कहना चाहूंगा दिखाई जा रही हैं, और हर उस प्लेयर की जो उनके सामने आता है उसकी सोल को जो है वो ये सक कर लेते हैं, खींच लेते हैं, निकाल देते हैं, उसकी रूह को जो है वो निकाल देते हैं। लेकिन फिलहाल सारंग आगे बढ़ते हुए विद दैट शॉटगन डैमेज देने की कोशिश करेंगे, एक नॉक निकालते हुए शॉटगन पे क्लच कर सकते हैं, डैमेज देंगे, एक और डाउन करते हुए इट्स ऑन यू नाउ, पुश करेंगे, काफी डैमेज देते हुए शॉटगन डाउन। सारंग विद दैट 1v3 amazing performance from his side। 7C को ना सिर्फ 6 किल्स दिलाएंगे बल्कि डीई का पूरा स्क्वाड इस मैच से लॉबी भेजते हुए। एंड डेड आइज गाइज जो इस मैच के गोस्ट राइडर बने हुए थे उनको सारंग की चुटकी इस मैच से बाहर भेज देती है। ओह, डॉक्टर स्ट्रेंज की याद मुझे आ गई कि वही यहाँ पर जो है वो चुटकियां बजाते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिलहाल टीम रात के प्लेयर नहीं बच पाएंगे, काफी देर से मौजूद है। टीम आर रेट एक मिनट जी जरूर कैरी ऑन। बीइंग अ डाई हार्ड मार्वल फैन मैं आपको खुदकुशी की दावत देता हूँ। चुटकी थैनोस बजाता है, बेंगू बजाता है, चुटकी थैनोस बजाता है, चुटकी डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बजाता। मैं आज से आपकी मतलब मैं उसको मैजिक से रिलेट करना चाह रहा था कि मैजिक से रिलेट करना चाह रहा था मैं उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल। लेकिन खैर सैड लाइफ जी, being a diehard Marvel fan मैं आपसे बिल्कुल आज के बाद कोई मैं अल्लाह ताल्लुकी का इज़हार कर रहा हूँ दोस्तों, मेरा इस बंदे से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये हमारे सामने जो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। लेकिन चलें वीडियो की सक्सी की तरफ से हमें नाम से कोशिश की पानी में वैम्पायर्स के प्लेयर क्या कर रहे हैं, इस मैप में वैम्पायर के प्लेयर पानी में क्या कर रहे हैं? वो एक्वामैन बने हुए हैं।
अब ये ना कहना कि हम मार्वल वालों के एक्वामैन बने हैं प्लीज। नहीं, आई नो दैट मैं जानता हूँ ये। आज वो एक्वामैन बने ना बने, आप आज आलिया भट्ट बने, आज आप आलिया भट्ट बने हुए आदि। डोंट इवन ट्राई दैट। लेकिन चले यार, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था नॉर्डन के साथ, तो मैंने इसमें ये बात लिखी थी, उसमें एक क्लॉज था कि आपने आदि को बार बार बेइज्जत करना है, तो इस वजह से खैर वो मैं उस क्लॉज को जो वो फुलफिल करता हुआ नजर आ रहा हूँ। लेकिन चले फिलहाल बात करते हैं स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की जो कि हमारे सामने हिल पे मौजूद हैं। एंड जो डोमिनेटर थे बीटीआर, अब वो प्ले बनते हुए शायद नजर आए, बिकॉज हाइट से अब उनको गेट कीप किया जाएगा और जोन बैक एंड से पुश करेगा। लेकिन एक ही प्लेयर है शोवेक्स, उनको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज तो वो कर चुके हैं, लेकिन नॉक नहीं देना। अगर उन्होंने यहाँ पे नॉक दे दिया, उनके फिर प्लेयर्स भी नहीं बच पाएंगे। बिल्कुल लादेन, और वैम्पायर ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स अभी तक के लिए थोड़ा रहना चाहते हैं, थोड़ा सेफ साइड पर रहने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ज़्यादा नेसेसरी पीच नहीं की जा रही। लेकिन लुक एट दैट शॉटगन, क्या ही भरपूर तरीके से इस्तेमाल की जाती है, रीलोड पर जाती है शॉटगन, और M4 की आखिरी 14 बुलेट्स के अंदर उस आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाते हैं। ऑल थैंक्स टू प्री फायर की जद में आ जाते हैं डी के प्लेयर्स को। शॉटगन, जब एक प्लेयर आपका शॉटगन से नॉक होता है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर मल्टीप्लाइज बाय 100, ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली इन प्ले आ जाता है, और वन ऑफ द लॉज ऑफ नेचर है ये वाला इक्वेशन। सो कहीं ना कहीं जैसे डी के प्लेयर्स ने फॉल बैक किया शॉटगन के बाद, वो बहुत डीप नहीं था, लेकिन वैम्पायर ई स्पोर्ट्स के प्लेयर अपने आप को रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 2 ही प्लेयर्स रह चुके हैं। इसी बात को हम लोग मैच से पहले प्री गेम सेगमेंट के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि अब वैम्पायर ई स्पोर्ट्स के लिए आने वाले मैचेस में परफॉर्म करना काफी मुश्किल हो जाएगा, जैसी स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स ने परफॉर्मेंस दिखाई है, और जैसे मैप्स हैं, जैसे मैदान है, यहाँ पर खेलना काफी मुश्किल है। सो 0 किल्स पर रहती हुई वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स ऑलरेडी अपने 2 प्लेयर्स को गवा चुकी है। लेकिन टीम स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स के टॉप हमें कुछ देर पहले किल फीड के अंदर कुछ नॉक्स एक्सचेंज करते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल फीड हमने कुछ नॉक्स देखा एक्सचेंज करते हुए इस टीम को, लेकिन वहीं पर वैम्पायर स्पोर्ट्स के फ्लोकिट्स को देखें, वो जोन के बाहर गेट कीप करते हैं बीटीआर टाइम से रियलाइज कर रही है कि उनको फॉल बैक करना पड़ेगा, एंड इट्स अ गुड मूव। वो सर्कल में चले जाएं बिकॉज वो अभी भी कंटेस्ट कर रहे हैं 3rd स्पॉट को, और अगर इस मैच का सेकंड रन लेते हैं तो ऑब्वियसली इसके करीब आ जरूर जाएंगे। विकेट्रॉन डेडेयस 6ठे पायदान पर मौजूद है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 3rd पायदान से। वहीं पर R8 वर्सेस S2G की फाइट चल रही है। R8 एडवांटेज, उनको डेडेयस फेंकनी है। अगर ग्रेनेड्स दागे जाते हैं, S2G के पास बिल्कुल भी मौका नहीं बचेगा यहाँ से बचने का, लेकिन वो पुश करना चाहते हैं। दे आर नॉट यूजिंग देयर ग्रेनेड्स। वहीं पे शॉटगन लेकर आगे पुश करते हुए टीम S2G के प्लेयर स्मोक से उनको डैमेज देते हुए डाउन करेंगे जरूर। S2G यहाँ पे फिर से नॉक निकालते हुए प्लेयर बैक से बीटीआर के भी नजर आएंगे। इस वक्त बीटीआर थर्ड पार्टी करते हुए, बीटीआर यहाँ पर किल्स उठाते हुए, बीटीआर What just happened? सारी दोनों ही टीम्स एलिमिनेट होती हुई, बीटीआर यहाँ पर वो 4 किल्स 3 किल्स यहाँ से इस फाइट से बटोरते हुए नजर आएगी हमें। इनफैक्ट 4 किल्स बिकॉज 2 किल्स उनके पास पहले से मौजूद थे। बहुत शानदार खेला है बीटीआर ने सारी फाइट में। आउट ऑफ नोवेयर आते हैं और दोनों ही टीम्स के ऊपर किल्स दागते हुए, बुलेट्स दागते हुए, किल्स बटोरते हुए ले जाते हैं। जी बिल्कुल आदिन, और कहीं ना कहीं बीटीआर की तरफ से भी इस रेस के अंदर वापस आया जा रहा है। 6 किल्स, हाईएस्ट मोस्ट किल्स इस मैच के अंदर अभी तक उनके पास है सर्वाइविंग टीम्स में से। लेकिन डीई अपने लिए 7 पॉइंट्स लेकर गई है। ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ किल पॉइंट्स होंगे, कुछ जो पॉइंट्स हैं वो प्लेसमेंट के होंगे, लेकिन बीटीआर इज लुकिंग प्रीटी गुड। लेकिन A7 अलादीन, हाउ दिस टीम सर्वाइव्स। ये टीम जैसे सर्वाइव करती है वो चीज़ बहुत ज़्यादा दीद नहीं रहती। लेकिन जस्ट लुक एट दैट, इन अ सेकेंड उस एरिया को वाइप आउट कर दिया जाता है टोटली बीटीआर की स्क्वाड की तरफ से। टीम वैम्पायर ई स्पोर्ट्स अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं अपने दोनों के दोनों जाबाज खिलाड़ियों के साथ, और 2 ही टीम्स ऐसी हैं जो कि अभी 2-man सर्वाइवल निकालती हुई हमें दिखाई दे रही है। दैट इज टीम S2G एंड टीम VPE ऑब्वियसली। लेकिन A7 के प्लेयर आउटसाइड द सर्कल भी थे कुछ, और एक आधे प्लेयर को नॉक भी किया गया जिनका किल भी कंफर्म कर लिया जा चुका है। जिक्स के लॉर्ड ए ड्रॉप इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, और वो जो रिवॉर्ड है इन मैच रिवॉर्ड वो भी अपने बैकपैक में लेकर जाने की उनकी तरफ से कोशिश की जाएगी। लॉर्ड की तरफ से थोड़ा ध्यान रखा जा रहा है कहीं एयर ड्रॉप लूटते हुए उनका क्रेट ना लूट लिया जाए इस मैच में। अभी के लिए लॉर्ड कोशिश कर रहे हैं कि पहले अपना एरिया क्लियर करें। जो सामने रिज है, एक डेडली रिज है जहां पर टीम DWG का पूरा स्क्वाड एक अच्छा स्प्लिट लेकर बैठा हुआ है, एक अच्छी फॉर्मेशन के साथ मौजूद है, एंड कोशिश की जाएगी उनकी तरफ से अगर लॉर्ड थोड़ी सी भी गलती करते हैं, थोड़ी बहुत बाहर आने की कवर से, तो उनको उसका खुमियाजा भुगतना पड़े। अभी के लिए बीटीआर वेस्टर्न एज के ऊपर मौजूद है। सर्कल का शिफ्ट आएगा, प्रोबेबली ये थोड़ा सा एज के ऊपर जाते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, या प्रोबेबली शायद एक हार्ड शिफ्ट हमें वेस्टर्न साइड के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। अगर ऐसा होता है तो वही हुआ, लेकिन अभी के लिए A7 को मुश्किलात के अंदर फंसाया जा सकता है। बीटीआर कैन गेट कीप A7 ई स्पोर्ट्स और
A7 एक किल के साथ अभी तक मौजूद है और एहसन कॉन्स्टेंटली मेरे कान भरते हुए मुझे सुनाई दे रहे हैं पीछे से, लेकिन अभी के लिए A7 Esports के प्ले स्पॉट डाउन करने में कामयाब रहते हैं। प्रोन डाउन होना पड़ता है। BTR का स्प्लिट बहुत बेहतरीन है। BTR के जेन फॉस बिल्कुल सामने मौजूद रहते हैं। थोड़ी बहुत नेड्स स्पैम करती हुई टीम A7 Esports का स्क्वाड दिखाई दे रहा है। स्टिकी बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कोई भी आउटिंग जनरेट नहीं की जाएगी। टीम A7 Esports को अपने लिए एरिया क्लियर करवाना पड़ेगा। दिस इज द ओनली एंट्रेंस इनसाइड द सर्कल फॉर टीम A7 Esports, जहां पर BTR गेट कीप कर रही है और भरपूर तरीके से चौकीदारी की जा रही है इस एरिया की BTR की तरफ से। और जो स्प्लिट है जिससे हाई ग्राउंड का इस्तेमाल किया जा रहा है BTR की तरफ से, आई रियली बिलीव कि A7 Esports अगर थोड़ी बहुत भी गलती करती है, अगर ओवर एग्रेसिव होते हैं, तो बैक एंड के ऊपर BTR के जक्सी और मिजरी जहां पर मौजूद है वो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त नॉक्स एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन VPE भी इस फाइट का हिस्सा बनने की कोशिश करते हुए शॉटगन के कुछ मजीद इस्तेमाल हमें दिखाई दिया जा रहा है टीम S2G के प्लेस की तरफ से। ब्लैक जोन भी शुरू हो चुका है, सर्कल भी क्लोज इन करने जा रहा है और फोर्थ फेज ऑफ द सर्कल हमें कुछ ही देर के अंदर दिखाई देगा। VPE अभी के लिए दे आर जस्ट वेटिंग और एक वेटिंग गेम खेली जा रही है उनकी तरफ से। कोशिश करेंगे कि जाते जाते दो प्लेयर्स कुछ ना कुछ इदाद इस मैच से हासिल कर जाएं। लाजिम है, फर्ज है उनके ऊपर कि उनको जाते जाते कुछ 3 से 4 पॉइंट्स अलादीन उनको लेकर जाने ही है। बिल्कुल 3 से 4 पॉइंट एटलीस्ट उनको लेने ज़रूर है। लेकिन आप देखें सालवर्ट स्पोर्ट्स चौथे पायदान तक खदेड़े हुए नजर आ रहे हैं हमें अभी के लिए। इस वक्त एक अच्छा मैच उनके लिए ये भी बन सकता है। वहीं पर निग्मा गैलेक्सी की बात करें, मेरे सामने मौजूद BTR स्टिल सर्वाइविंग टीम S2G खेलती हुई नजर आएगी। टीम BTR का स्प्लिट काफ़ी अच्छा है अभी के लिए और उनके अगर आप देखें तो बैक साइड पर कोई भी टीम मौजूद नहीं है। सर्कल उनके बैक साइड पर ज़रूर है जो कि उनको एक कहने के एक मैसेज दे रहा है कि आपका जो वो आपकी बैक कंप्लीटली क्लियर है। लेकिन वहीं पर BTR पर एक नॉक निकालते हुए करियो को यहाँ पर जब डाउन किया जाएगा। E7 अपना मेन प्लेयर, अपना वाइटल प्लेयर इस मैच में लूज करते हुए एंड इस मैच से एलिमिनेट हो चुकी खवातीन के साथ मैं भावुक हो गया था। लेकिन बात करेंगे A7 की, फिलहाल रिवो जोन के बाहर मौजूद हैं। वो जानते हैं कि जैसे ही वो आगे आएंगे BTR के प्लेयर्स उनके ऊपर बिकल्स उठाएंगे। A7 को अब कुछ नहीं बचा सकता। A7 की एलिमिनेशन इस मैच से पक्की हो चुकी है। अब A7 एक ही काम कर सकती है, या तो कोई बहुत बड़ा फ्लैंक देकर BTR की नजरों से बचकर जोन में जाए, या फिर हील बैटल करें और BTR को जोन जब पुश करे तब ये टीम जब सर्कल में जाने की कोशिश करे। लेकिन लकीली BTR जो सही पे मौजूद है वो अभी भी सर्कल में है और BTR यहाँ से अच्छा खेल सकती है। काफी देर BTR यहाँ पर गेट कीप कर सकती है, इंतजार कर सकती है कि हील्स खत्म हो जाए टीम A7 की, उसके बाद A7 के ऊपर मजीद किल्स उठाए जाएं। लेकिन यहाँ बात करेंगे S2G की, जिनके साइलेंस की तरफ स्पेस आता है। साइलेंस 2 नुक्स निकालते हैं, पंच करके आगे जा रहे हैं ताकि इनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज ना हो। मॉलो स्पैम करते हुए फ्री के ऊपर नजर आएंगे इस वक्त के लिए टीम S2G के एक और प्लेयर। लेकिन टीम निग्मा गैलेक्सी किस तरह से इस को कंटेन करती है, ये इनकी एलिमिनेशन या इनकी जिंदगी को जो है वो डिसाइड करने वाला है इस मैच। बिल्कुल, और वो जो $10,000 का इनाम है पर चिकन डिनर वो भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है टीम S2G के प्लेयर्स की तरफ से। 2 ही प्लेयर सर्वाइव करे, लेकिन शॉटगन से नहीं बच पाओगे, शॉटगन से रिपीट नहीं बच पाओगे। टीम निग्मा गैलेक्सी के दूसरे प्लेयर सामने रहते, ओह दैट वाज सो डेडली। लेकिन निग्मा गैलेक्सी कम बैक कर ही नहीं सकी इस फाइट के अंदर। टीम S2G के अगेंस्ट 2 प्लेयर्स 3 प्लेयर्स पर हावी हो जाते हैं और निग्मा गैलेक्सी इस मैच से हमें खैरबाद कह जाती है। टीम DWG के प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव करते हुए तीनों के तीनों खिलाड़ियों के साथ इंटैक्ट हैं, लेकिन आउटसाइड द सर्कल हैं और साइलेंस की तरफ से 1v4 किया जाता है। ये खबर मुझे पहुंची है, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंची है कि उनकी तरफ से 1v4 किया गया है निग्मा गैलेक्सी को इस मैच में। और जो एग्रेशन हमें आज के आखिरी मैचेस में देखने को मिल रहा है अलादीन, दैट इज़ अमेजिंग, बहुत ही दीदनी है। जी हाँ, बहुत दीदनी है ये अग्रेशन। कहीं ना कहीं हम इसकी उम्मीद भी लगा रहे थे क्योंकि आखिरी मैच के अंदर जो टीम्स हैं वो अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करती हैं और इस चक्कर में काफ़ी टीम ओवरग्रेसिव हो जाती हैं। जैसा हमने डी को ओवरग्रेसिव होते हुए देखा। 4 किल्स उन्होंने निकाले थे टीम 7 सीज के ऊपर, सॉरी नॉट 7 सीज, 4 किल्स उन्होंने जो है वो इस एरिया पर निकाले थे। आई बिलीव इट वाज समवन एल्स, नॉट 7 सीज, बट 7 सीज के आखिरी प्लेयर ने जिस तरह से उनको एलिमिनेट किया वो काफ़ी शानदार। 3 किल उन्होंने 7 सीज के ऊपर निकाले थे, बट बाकी जो आखिरी प्लेयर था उसने उनके ऊपर क्लच करके उनको एलिमिनेट कर दिया। 8 किल्स ऑलरेडी वो ले चुके थे, तो मेरे ख्याल से अगर इस मैच में जिंदा रहती डी 15 किल्स तक डी जो है वो ले सकती थी, बट ओवर एग्रेशन उनको जो है वो कॉज करता हुआ नजर आता है। और परफॉर्मेंस सारंग की तरफ से दी गई परफॉर्मेंस अपनी जो टीम है उनकी आन बान शान बनकर जाते हुए इस मैच के अंदर। लेकिन फिलहाल
अभी अगर बात करें DE इस मैच से जब वो जाए हुए उनको गए हुए काफ़ी देर हो चुकी है। सर्वाइविंग टीम्स के अंदर BTR मौजूद है, एक वाहिद टीम जिनके 4 प्लेयर जिंदा हैं। डामोन गेमिंग के 3 प्लेयर जिंदा हैं इस मैच के अंदर। S2G with their 2 men, Vampire Squad with their 2 men and E7 with their last man standing। चिकन डिनर की प्रोबेबिलिटी इस वक्त के लिए बनती है BTR के लिए क्योंकि उनके पास हाइट एडवांटेज काफ़ी अच्छा है, वहीं पर उनकी नज़र चारों तरफ है और वो काफ़ी किल्स पटोर रहे हैं। बट यहाँ पर बात करेंगे S2G के प्लेयर की जो कि इंतजार कर रहे हैं कि DWG के संग ओपन में आए, कवर छोड़कर बाहर आए और उनके ऊपर नॉक्स निकाल कर किल कंफर्म किया जाए। वहीं पर बात करेंगे के 2 प्लेयर्स की, बचे हुए 2 प्लेयर आए भी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन फ्लुकेट का स्क्रीज आता है एंड साइलस ने जो काम निग्मा गैलेक्सी के साथ किया था, फ्लुकेट वही चीज साइलस के साथ कर रहे हैं। कारमा हिटिंग हिम वेरी हार्ड और इस मैच से उनको सीधा लॉबी भेजता हुआ ये कारमा नजर आता है। अब S2G के आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं, लास्ट मैन के ऊपर यहाँ पर सारी जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल, और टीम VPE वैम्पायर ईस्पोर्ट्स एक किल तो अपने बैकपैक में 1 पॉइंट अपने लिए लेकर जा चुके हैं। DWG जूनी और ओंगा एग्रेस करते हुए और S2G के प्लेयर के पास बहुत ही डेडली वेपन मौजूद है, शॉटगन भी इनके पास रहने वाली है, सो कहीं ना कहीं सामना किया जा सकता है। DWG के एक प्लेयर बहुत ही पीछे मौजूद है, संघ की तरफ से एक बैक एंड से कवर फायर प्रोवाइड किया जा सकता है DWG के प्लेयर्स को। अगर तो आउटसाइड द ओपन टीम S2G के प्लेयर बाहर आते हैं MC तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है टीम DWG के प्लेयर की तरफ से। लेकिन शॉटगन वंस अगेन इन प्ले, क्या 1v2 निकल कर एक बार फिर से सामने आने वाला है। शॉटगन बहुत ही ओवर पावर्ड, दोबारा से शॉटगन के फायदे देने की कोशिश की जाती है, लेकिन प्लेयर ने बहुत बेहतरीन सामना किया। ओंगा ने उनको रियलाइज हो चुका था कि अगर वो ज्यादा एग्रेस करते हैं तो शॉटगन से एलिमिनेट हो सकते हैं, सो उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया उस ब्रोकन वॉल का। बिल्कुल, लेकिन A7 के रिवो को देखें आप, बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी का मुजाहरा किया जा रहा है उनकी तरफ से। रिवो वहाँ पर होल्ड कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि BTR यहाँ से फॉल बैक कर जाए और तब तक उनके पास जो किट्स थी वो सारी यूज़ करेंगे और जैसे BTR के प्लेयर्स उस सील को छोड़ेंगे तो उसके बाद जो है वो इस आखिरी प्लेयर की तरफ सर्कल में एंट्री लेने की कोशिश की जाएगी। बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर सर्कल में एंट्री इनको मिलने वाली, बिकॉज जोन का डैमेज काफ़ी बढ़ रहा है और अगला जोन भी शुरू होने वाला है। लेकिन BTR अभी भी हिल के किंग्स बने हुए, 8 किल्स उनके पास मौजूद हैं। इस मैच के इख्तिताम तक 15 किल्स तो वो कर जाएंगे, लेकिन BTR के प्लेयर रिवो के हाथों जूझते हुए नजर आएंगे। काफी डैमेज पड़ता हुआ इस वक्त लिक्विड को काफी लो हो जाएंगे, नॉक किया जाता है। किल कंफर्म नहीं करते, पहले किट लगाएंगे उसके बाद किल कंफर्म करेंगे। जाते जाते एक और किल सिक्योर करने की कोशिश में हो जाएंगे रिवो कामयाब, लेकिन वो खुद सर्कल में नहीं जा पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वो जानते थे शायद कि उनको सर्कल में जगह दी ही नहीं जाएगी BTR की तरफ से और इसीलिए उन्होंने पहले एग्रेसिव होकर किल कंफर्म करने की कोशिश की। BTR के प्लेयर काफी जल्दी यहाँ पर स्मोक डिप्लॉय करके आ जरूर रहे थे कवर देने, बट जक्सी को रिवाइवल देने नहीं दिया गया। जक्सी की तरफ से लिक्विड को रिवाइवल देने नहीं दिया गया। रिवो की तरफ से मौका ही नहीं फराम किया जाता। नाउ ही हैज टू मूव इनसाइड द सर्कल, उनकी तरफ से स्मोक डिप्लॉय किए गए बट मेरे ख्याल से नहीं जा पाएंगे इनसाइड द सर्कल बिकॉज़ BTR हिल पे मौजूद है एंड दे आर वेटिंग के जैसे ही रिवो बाहर आए उनको यहाँ पर डैमेज देके एलिमिनेट किया जाए। अनफॉर्चुनेटली रिवो के पास किट्स भी मौजूद नहीं है, दिस वाज द लास्ट किट ही हैड और कोई क्रेट भी उनके पास, ओके क्रेट उनके पास था, 2 किट्स उनको मिल जाती हैं। ही कैन एक्चुअली गेट इनसाइड द सर्कल, लेकिन 130 मीटर आप 2 किट्स के साथ प्रॉबेबली नहीं जा पाएंगे क्योंकि सर्कल काफी डैमेज दे रहा है एंड BTR इज आल्सो देयर। अगर आप जा भी पाते हैं तो BTR आपको रास्ते में रोक लेगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एलिमिनेट उनको #4 पर ही होना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी वो कर लें। चाहे इस मैच के अंदर अकेला प्लेयर ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। VPE ऑन द अदर हैंड अपने 2 मैन प्लेयर्स के साथ टीम DWG के प्लेयर्स के आमने सामने आते हुए, लेकिन रिवो जाते जाते एक और किल को कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस मैच से एलिमिनेट हो जाते हैं और ऑडियंस की तरफ से अपलॉड भी किया गया उनको। अभी के लिए टीम वैम्पायर ईस्पोर्ट्स मौजूद है, DWG के प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं उनको गेट कीप करने की और DWG के प्लेयर्स इनफैक्ट टीम वैम्पायर ईस्पोर्ट्स गेट कीप कर रही है। फ्लूक सर्वाइव कर रहे हैं और उनके साथ साथ उनके प्लेयर बैक एंड के ऊपर मौजूद है, लेकिन सर्कल के अंदर जाना है। दोनों स्क्वाड्स एक लूप के अंदर फंस चुके हैं, एक दूसरे के साथ एक लॉक बन चुका है, कोई भी अकेला यहां से सर्कल के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन बहुत खूबसूरत रेड डॉट का इस्तेमाल M416 एक प्लेयर को गिराने में कामयाब, लेकिन बैक एंड के ऊपर बैक रिज पर उसके पीछे BTR का स्क्वाड भी इंतजार करता हुआ, लेकिन एग्रेस करने की कोशिश की जा रही है। वैम्पायर ईस्पोर्ट्स अपने लिए कुछ एदाद हासिल करना चाहते हैं, लेकिन UMP45 का इस्तेमाल करते हुए वैम्पायर ईस्पोर्ट्स एक प्लेयर को एलिमिनेट करती हुई दूसरे प्लेयर की तरफ जा ही रहे थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं कामयाब हो पाता। लेकिन बैक एंड से BTR आ चुकी है अपना नाम लिखने के लिए इस मैच के ऊपर, चिकन डिनर करने के लिए। 9 किल्स ऑलरेडी उनके पास मौजूद है, 1 किल उनको और कंफर्म करना है DWG का। एग्जैक्टली 1 किल उनको कंफर्म करना है। इस वक्त BTR काफी अग्रेसिव हो रही है और चिकन डिनर की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा उनके पास ही मौजूद है, जिनफोर्स यहाँ पे मौजूद है एंड संग जोन के बाहर दम तोड़ जाएंगे, नहीं देते वो किल एंड फाइनली फर्स्ट चिकन डिनर इनसाइड ऑफ बिगेट्रॉन रेड एलियंस एंड दे आर वेरी हैप्पी। और उनका फर्स्ट मना बनता है बिकॉज उन्होंने
फाइनली चिकन डिनर्स निकाला बीजा के फैंस आर गोना बी मोर देन हैप्पी क्योंकि अभी तक बीजा को हम चिकन निकालता हुआ नहीं देख पाए, लेकिन फाइनली वो जो मौका था, वो जो लम्हा था वो आ चुका है और इस लम्हे को एंजॉय कीजिए आदि, क्योंकि ये बार बार नहीं आता। अभी जिस तरह की बीजा की परफॉर्मेंस उसके बाद तो बार बार नहीं आ पाया, लेकिन आखिरी मैच और 7 सीज का मैच, क्या रिवायत बरकरार रहेगी? क्या 7 सीज एक बार फिर से चिकन डिनर लेकर ये बताएगी कि पूरा टूर्नामेंट कोई भी ले जाए आखिरी मैच इंडिया का ही होगा? क्या ये बात सच साबित होती है? लेकिन फिर स्काउट को खेलना पड़ेगा। स्काउट अगर लास्ट मैच नहीं खेलते तो प्रोबेबली चिकन नहीं मिलेगा आज। बिल्कुल अलादीन, लेकिन अभी 2 मैचेस बकाया बाकी हैं और देखते हैं बात आपकी क्या सच साबित होती है या नहीं होती। भी चौथा मैच खत्म हुआ है, सैनहॉक का अगला मैदान रहेगा, उसके बाद आखिरी गेम हमारी खेली जाएगी जिसमें इम्कानात ऑब्वियसली टीम इंडिया के रहेंगे कि वो चिकन डिनर जाते जाते ज़रूर लेकर जाते हैं। सोल ने भी ये रिवायत रखी बरकरार और टीम 7 सीज के ऊपर अब ये जिम्मेदारी आ चुकी है कि आखिरी मैच में एक तो चिकन डिनर बनता ही है। BTR 19 पॉइंट्स लेकर जाती हुई 9 किल पॉइंट्स और 10 प्लेसमेंट पॉइंट्स अपने बैकपैक में कामयाबी से हासिल करने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अभी के लिए DWG किया सेकंड स्पॉट के ऊपर 9 पॉइंट्स लेकर जाती है, 3 किल्स 2 स्क्वाड्स के पास जाते हैं इस मैच के अंदर, वैम्पायर ईस्पोर्ट्स के और टीम DWG के। S2G Esports 7 पॉइंट्स लेकर जाती है, लेकिन डेडाइज गाइज एक ऐसे ड्रॉप क्लैश का उनको सामना करना पड़ता है जहां पर 3 से 4 टीम्स आती हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए। लेकिन स्टिल मैं दाद बहुत ज़्यादा दूंगा क्योंकि टीम 7 सीज के आखिरी प्लेयर रह चुके थे। सो डेडाइज गाइज मैनेज्ड टू एलिमिनेट 2 to 3 टीम्स देयर अलादीन। बिल्कुल डेडाइज गाइज ने वहाँ पे 2 टीम्स को एलिमिनेट किया, काफी किल्स बटोरे, 8 किल्स उन्होंने वहाँ पे बटोरे, लेकिन उसके बाद 7 सीज के सारंग ने जिस तरह से उनको एलिमिनेट किया वो चीज़, उस चीज़ की उम्मीद शायद डेडाइज गाइज ने भी नहीं लगाई होगी, शायद उस चीज़ का होमवर्क डेडाइज गाइज भी नहीं करके आए होंगे। शॉटगन के साथ जिस तरह से उन्होंने पहले पुश किया एक प्लेयर के ऊपर, उनको नॉक किया, उसके बाद बाकी 2 प्लेयर्स थे उनको एलिमिनेट किया। दैट वाज अमेजिंग। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ चलते हैं इस मैच के बेहतरीन लम्हात की तरफ। सोनी एक्सपीरिया की साइड से लाए गए हैं ये बेहतरीन लम्हात, तो आइए देखते हैं किस टीम ने आगाज। मेरा एक्चुअली माइट कह दिया मैंने, माइक मेरा म्यूट था, उस वजह से मैं रुक गया था, लेकिन आई एम बैक वंस अगेन गाइस। लेकिन अभी के लिए पिछले मैच से कुछ बेहतरीन लम्हात, क्या ही सिचुएशन यहाँ पर बनाई गई। टीम 7C Esports भी मौजूद थी, DE भी मौजूद थी, सारी साउथ एशियन टीम्स एक ही जगह पर उतर गई थी अलादीन। जी हाँ, ऑलमोस्ट सारी साउथ एशियन टीम्स एक ही जगह पर उतर गई थी। DE वहाँ पर फाइट ले रही थी, उसके बाद हमने थर्ड पार्टीज होते हुए देखा डिफरेंट टीम्स की तरफ से। उसके बाद डामोंग गेमिंग लास्ट मोमेंट में स्पोर्ट्स के से एलिमिनेट किया, काफ़ी शानदार था। लेकिन BTR ने इस मैच में जो खेला है, BTR को हाईलाइट्स में नहीं डाला गया। BTR ने जिस तरह से इस मैच में खेला वो काफ़ी शानदार था। हाइट के ऊपर चले जाते हैं, वहाँ से तमाम टीम्स को डैमेज देने की कोशिश की जाती है। गेट कीप किया जाता है A7 को और A7 के साथ वैम्पायर का जो कंपटीशन है क्लोज BTR ही ला रही है। BTR ही वो टीम है जो मेक श्योर कर रही है कि भाई A7 और वैम्पायर स्पोर्ट्स आखिरी मोमेंट तक लड़े, आखिरी मैच तक लड़े। अब इस मैच में भी देखें, आप उन्होंने A7 को एलिमिनेट किया और मेक श्योर किया कि वो ज़्यादा आगे ना चले जाए, ज़्यादा जो वो रफ्तार ना पकड़े, और अब मज़ा जो है वो मज़ीद बढ़ रहा है। जो क्यूरियोसिटी थी वो मज़ीद बढ़ रही है कि डोमिनेशन दिखा पाएगी टीम 7 नेक्स्ट मैच के अंदर, जो है वो टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स A7 दोनों में से कोई एक टीम, या फिर आखिरी मैच पे जाके ही फैसला होगा। और मैं चाहता हूँ कि आखिरी मैच पे जाके फैसला हो, बिकॉज जब वो आखिरी मैच में चला जाता है तो फिर वो मज़ेदार हो जाता है, आदि कंपटीशन लजीज हो जाता है, कंपटीशन का लुत्फ दोबाला हो जाता है, कंपटीशन के मज़े हो जाते हैं, मज़े बढ़ जाते हैं। जी हाँ, बहुत भूख लग रही है। जी बिल्कुल, इसीलिए आप इतने मीठे मीठे अल्फाज बोल रहे हैं। लेकिन अभी के लिए देखते हैं अलादीन, बाकी कंपटीशन तो इतना ज़्यादा क्लोज आ चुका है फर्स्ट स्पॉट के लिए कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता। वैम्पायर ईस्पोर्ट्स अगर इनिशियल्स में एलिमिनेट हो जाती है तो अल्फा 7 काफ़ी ज़्यादा खुश होगी, लेकिन यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों स्क्वाड्स ही परफॉर्म ना कर पाए, क्योंकि अब मुश्किल मैचेस आ चुके। सैनहॉक और रह चुका है मिरामार, तो कहीं ना कहीं सैनहॉक के अंदर इम्कानात भी होते हैं सर्कल की वजह से कि काफ़ी मुश्किलात से इन टीम्स को उस मैदान के अंदर गुजरना पड़े। लेकिन अभी के लिए ओवरऑल रैंकिंग पर एक दफ़ा नज़रें दोहरा लेते हैं। अल्फा 7 Esports 169 पॉइंट्स के साथ ऑन टॉप है। वैम्पायर ईस्पोर्ट्स 10 पॉइंट्स के डिफरेंस के साथ सेकंड स्पॉट पर विराजमान है। BTR तीसरे पायदान पर आ चुकी है। स्टालवर्ट जो कि थोड़ी देर पहले चौथे पायदान पर मौजूद थे, वो 5वें पर आ जाते हैं और चौथा पायदान टेक ओवर कर लिया जाता है फैल्कन्स की तरफ से।
बिल्कुल फैल्कन्स यहाँ पर चौथा पैदान टेक ओवर करते हुए नजर आएंगे, लेकिन STE एक पैदान नीचे चली जाएगी इस मैच में बुरी परफॉर्मेंस के बाद। दे नीड इट सेकंड विनर अगर वो थर्ड स्पॉट पे आना चाहते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन BTR दे कैन मेक श्योर कि वो कंसिस्टेंट रहें और उनकी कंसिस्टेंसी उनको अच्छे पॉइंट्स दिला सकती है इन द नेक्स्ट मैच। लेकिन बात है उस 100K के मार्क को क्रॉस करने की, बात है टीम E7 के पैम्पर की तरफ से चिकन निकाल कर बहुत मैं कहना चाहूँगा अपने जो प्राइस पूल की जो मद है उसे बहुत ऊपर लेके जाने की। अभी ऑलरेडी वो बहुत ऊपर जा चुके हैं तमाम टीम से। उनके सामने जो थर्ड स्पॉट पर टीम है उनके पास $61,000 हैं। लेकिन बात आखिरी मैच के चिकन डिनर की आ जाती है। इवन 7 चीज को देखिए आप, लास्ट स्पॉट पर मौजूद हैं बट दे हैव $30,000 फॉर नाउ। अभी तक 7 सीज भी $30,000 जीत चुकी है। This is epic, this is amazing, but let's see कि क्या आखिरी 2 मैचेस है वो हिट करने देते हैं उस 100K के मार्कर को, और वो पहली टीम कौन सी होती है जो 100K पे जाती है। तो ये चीज़ देखने के लिए ख़वातीन और हज़रात 1.5 मिनट में अगला मैच 1.5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। और इस मैच में मेरे साथ होंगे मौजूद एसन, जिनको हम कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे दावत देंगे ज़रूर। आई बिलीव ही इज रेडी। और आदि आप हंस रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं अब क्या कह सकता हूँ, आपने कह तो दिया है। मैं क्या कह सकता हूँ। और चले ठीक है, ये भी ठीक है। नहीं बोले आदि आपको मौका फराहम किया जाता है। आपसे मैं आपके होंठों पे वो टेप नहीं लगाता, मैं आपके चले ठीक है। चले फिर मैं यहाँ पर आपके होंठों पर थोड़ी सी टेप मैं ज़रूर लगाना चाहूँगा और मैं एसन को बुलाना चाहूँगा अपने साथ। एसन को मैं दावत दूंगा। एसन, वेलकम बैक वंस अगेन और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड अलादीन, थैंक यू सो मच, ये जो आपने कुर्बानी दी है मेरे लिए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। और चलिए चलते हैं अगले मैदान की तरफ। उससे पहले एसन की खूबसूरत मीठी मीठी आवाज़ ज़रा सुन लेते हैं। एसन, वेलकम बैक। Thank you so much Adi for this sweet welcome, warm welcome इसको नहीं कहूँगा। And again अगले मैच की तरफ हम मूव करने वाले हैं। 2 मैचेस रह चुके हैं सिर्फ इस कंपटीशन के अंदर, एक सैनहॉक और एक मिरामार। काफ़ी एक डिसाइसिव जो है वो हमारे सामने सिचुएशन बनती हुई PUBG मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल आफ्टर पार्टी शोडाउन की। और जैसे ही ये मैच ख़त्म होगा कुछ और हमारे सामने हमारा ओवरऑल लीडर बोर्ड क्लियर हो जाएगा और सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि अल्फा 7 और वैम्पायर दोनों में से कौन सा स्क्वाड है जो इस कंपटीशन को लेकर जाने वाला है। सो आई एम रियली एक्साइटेड। आई होप जी एक छोटी सी प्रेडिक्शन, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा इस मैच के सेकंड डिनर कोर करने वाला है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं बता सकता। जैसी सिचुएशन बनी हुई है, BTR भी इन्फॉर्म है, स्टालवर्ट भी इन्फॉर्म है, टीम फाल्कन्स भी, और वो तो इन्फॉर्म रहते ही रहते हैं, टीम वैम्पायर्स भी इन्फॉर्म है। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि अल्फा 7 और वैम्पायर्स में से आपको क्या लगता है कौन पहले इस मैच से एलिमिनेट होगा? आई बिलीव ये मैच जो है वो अल्फा 7 का मैच है, और ये चीज़ और ज़्यादा एविडेंट कर देगी हमारे सामने अल्फा 7 की सारी मैं समझता हूँ जो डोमिनेशन उन्होंने दिखाई है इस PUBG मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल आफ्टर पार्टी शोडाउन के अंदर। बिकॉज जो गलतियाँ वैम्पायर करती हुई नज़र आती है सैनहॉक के अंदर, वो गलतियाँ अल्फा 7 नहीं करती। आपने पिछले मैच के अंदर भी देखा होगा, जो हमारा फर्स्ट शो मैच था सैनहॉक के ऊपर, उसके अंदर भी वैम्पायर को जल्दी ही एलिमिनेट होते हुए नजर आए एंड रीवो की तरफ से ही उनको एलिमिनेट किया गया। एंड वैम्पायर्स का जो ड्रॉप लोकेशन है वो उनको थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि फंसा देता है इस सारी चीज़ के अंदर। बट दिस टाइम अराउंड चीज़ें चेंज की गई हैं वैम्पायर्स की तरफ से। एक प्लेयर कैंप अल्फा आइलैंड के ऊपर है, एक प्लेयर बूट कैंप के करीब के कंपाउंड्स के ऊपर मौजूद है, और 2 प्लेयर्स रूइंस और तांबांग के अंदर उतरते हुए नजर आते हैं। सो काफ़ी एक स्प्लिट स्ट्रैटेजी के अंदर टीम एम्पायर उतरती है, जस्ट इन केस अगर उनको कोई यहाँ पर जो है वो करने के लिए आता, टारगेट करने के लिए आता, तो वहाँ पर उस चीज़ को वो इस चीज़ को पुश बैक कर सकते हैं। लेकिन S2G और R8 जन्मों की ये फाइट पैराडाइज रिजॉर्ट के अंदर हम PUBG मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशन के अंदर देख रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका फैसला जो है वो R8 के हक में नहीं होता है। दिस टाइम अराउंड MC को लो ऑन HP किया जाता है। पहले कुछ फायर्स जो है वो R8 की तरफ से चलाए जाते हैं ऑपोजिशन के ऊपर, बट लुक एट दिस मैप नॉलेज जो कि S2G के प्लेयर्स के पास मौजूद है, अपने आप को हाइट के ऊपर रिपोजिशन कर चुके हैं। ये चीज़ R8 को एक भारी सरप्राइज दे सकती है नशोज़ में आती। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं फ़िलहाल एक सरप्राइज़ देने के लिए टीम R8 या फिर टीम S2G आ चुकी है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन BTR के जक्सी कहीं ना कहीं फंस चुके हैं टीम फाल्कन्स के बीच में, और जक्सी काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं और वो रेड जोन के अंदर आ चुके हैं टीम फाल्कन्स के अगेंस्ट, और काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया जा चुका है उनको। लेकिन फाल्कन्स के कुछ प्लेयर्स उनको चेज करने के लिए जा रहे हैं एंड दे रियली डोंट वांट टू लूज दिस स्किल, जो कि उनके बिल्कुल आंखों के सामने। लेकिन बैक एंड से BTR के एक डिफरेंट प्लेयर बहुत अच्छे
अच्छे तरीके से लो एचपी करते हुए फाल्कन्स को ये मूव कहीं ना कहीं भारी भी एसन इस मैच के अंदर पड़ सकता है। लेकिन फर्स्ट एलिमिनेशन टीम 7 सीज के अलादीन अपने बैकपैक में लेकर जाते हुए। बिल्कुल $2000 भी अपनी किल टैली के अंदर ऐड किया जाएगा यहाँ पर। अपनी जो है वो यहाँ पर मैं वॉलेट की बात करूंगा, वॉलेट के अंदर ऐड किया जाएगा यहाँ पर, और किल जो है वो अपनी किल टैली के अंदर ऐड किया जाएगा। लेकिन फाल्कन्स थोड़ा वो अग्रेसिव हुए इनिशियल्स के अंदर, दे रियलाइज के विद इन 2 मिनट्स इतनी जल्दी वेपन, एक अच्छा वेपन जो है वो नहीं मिलेगा किसी भी प्लेयर को। सो दे वेंट फॉर दैट पुश, बट लिक्विड की तरफ से शट डाउन किया जाता है उस पुश को, और क्वारी की एक साइड के ऊपर वापस से पुश बैक कर दिया जाता है टीम फाल्कन ई स्पोर्ट्स को। लेकिन सर्कल अभी तक के लिए इस मैप के हिस्से के अंदर मौजूद नहीं है, और जिस तरह सर्कल बना है, अगेन मैं अपनी बात जो है उसकी तरफ जाऊंगा वापस। अल्फा 7 के लिए आप चीज़ें मुश्किल नजर आ रही हैं। आई थॉट कि अल्फा 7 अपन नॉर्दर्न साइड मोंगनाई की तरफ ड्रॉप लेगी, लेकिन अल्फा 7 बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्ट साइड के ऊपर ड्रॉप लेती है, जो अगेन मुश्किलात खड़ी करेगी यहाँ पर। लेकिन अलादीन अपने लिए $2000 जाते हुए नहीं देखना चाहते थे हाथ से, एंड ही मेड श्योर कि वो ये $2000 जो है वो कंफर्म करें और अपनी टीम के लिए एक किल भी कंफर्म करें। सो 7 सीज लुकिंग रियली प्रॉमिसिंग इन द स्टार्ट ऑफ द मैच। अभी तक के लिए उनकी कोई 4v4 फाइट उस तरह से नहीं बनी, बट आई बिलीव हातिन के अंदर जब तक ये टीम रहेगी, दे विल हैव अ फेयर चांस कि वो इस मैच को जीत कर जाएं। बिल्कुल एहसन, और कहीं ना कहीं ये मैच बहुत ही अहमियत का हामिल रहने वाला। टीम Oh my रात के God! प्लेयर्स कॉन्स्टेंटली क्रॉसेस के अंदर आते हुए टीम R8 के प्लेयर्स 2 किल्स अपने कंफर्म करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि रिवाइवल का तो कोई चांस बाकी नहीं रहेगा। किल कंफर्म किया जाएगा, एक अच्छा किल अपने बैकपैक में लेकर जाते हुए टीम R8 के प्लेयर्स। बैक एंड से DWG से थोड़ा बहुत बचना पड़ेगा। DWG के प्लेयर्स कॉन्स्टेंटली स्काउट कर रहे हैं इस एरिया को। टीम S2G भी बैक एंड के ऊपर मौजूद है। R8 के प्लेयर्स व्हीकल की आवाज सुन चुके हैं और ट्रेस किया जा रहा है उस साउंड को, लेकिन फॉरेस्ट गलती नहीं करना चाह रहे। एक हार्ड कवर के पीछे, एक स्लाइड से रिज के कवर के पीछे अपने व्हीकल को पार्क किया गया है। चाबियां निकाल कर जेब में डाल ली गई हैं। जस्ट लुक एट हिम हाउ फोकस्ड ही इज राइट नाउ, और स्काउट कर रहे हैं भरपूर तरीके से। लेकिन जो करीब प्लेयर हैं टीम R8 के, उनसे ज्यादा बचना पड़ेगा, और कॉन्स्टेंटली क्रॉसेस सेट किए जा रहे हैं, आंखें जमाई जा रही हैं प्लेयर्स पर। R8 के प्लेयर को भी काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि लोअर ग्राउंड पर है टीम DWG के प्लेयर, उनको टेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए फॉरेस्ट वहां से रवानगी इख्तियार करेंगे। गाइस आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो भी स्ट्रीम पर जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, लाजमी लाइक कर दें, क्योंकि आज के आखिरी दिन के 2 मैचेस हैं। उसके बाद ना जाने कब आपको हमारी आवाज़ सुनने को मिले। खासकर मैं इंडियन ऑडियंस से बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा है, जाते जाते दिल खुश कर दो शहजादों। लेकिन अभी के लिए टीम R8 के प्लेयर्स अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा किल स्कोरिंग करने का। लेकिन DWG के प्लेयर्स कुछ जज्बात पर पानी फेरते हुए टीम R8 के प्लेयर्स की एक सरप्राइजिंग एलिमिनेशन निकलकर सामने आती हुई। बिल्कुल, फॉरेस्ट इस पोजीशन पे आए और वो किल ना लेके जाएं, कैसे हो सकता है? आपने कल भी देखा कि डायनामिक डुओ को वहां पर उनके BTR के इस प्लेयर ने फिनिश किया था, बट दिस टाइम अराउंड S2G पैराडाइज से फाइट बाहर ला चुकी है। दिस टाइम अराउंड उन्होंने प्रेस्टीज भी नॉक कर दिया। CR7 इज द लास्ट वन स्टैंडिंग। S2G को इस चीज़ का आइडिया नहीं है, क्योंकि R8 के एक प्लेयर जो एलिमिनेट हुए वो DWG के हाथों एलिमिनेट हुए। सो पॉसिबली 2v4 सिचुएशन समझकर यहाँ पर पुश किया जाएगा टीम S2G की तरफ से। बट यहाँ पर R8 दे आर स्ट्रगलिंग, और स्मोक के अंदर ही शॉटगन का पटका पड़ जाता है। यहाँ पर हेड शॉट लैंड होता है R8 CR7 के ऊपर, और रेज जो है वो फर्स्ट टीम एलिमिनेशन के $5000 जो है वो ले जाते हैं। लेकिन फॉरेस्ट इज स्टिल आउट देयर, जो इस सारी सिचुएशन को देख रहा है, और सारी इंफॉर्मेशन जरूर रिले की जा रही होगी टू हिज टीममेट्स। संग जो कि काफ़ी करीब मौजूद हैं, संग को ये इंफॉर्मेशन जाएगी, एंड पॉसिबली DWG अपने लिए कुछ और किल्स भी उठाने की कोशिश में अपने आप को पोजीशन करेगी यहाँ पर। आदि बिल्कुल एसन, और S2G इज लुकिंग प्रिटी गुड राइट नाउ। सर्कल को अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो बिल्कुल वेस्टर्न साइड पर सर्कल गया। जैसा सर्कल है, टीम A7 को बहुत एक लंबी रोटेशन निकालनी पड़ेगी सर्कल के अंदर आने के लिए, और फिलहाल वाटर से रोटेशन उनकी तरफ से की जा रही है। सो कहीं ना कहीं एक रिस्की मूव हो सकता है, क्योंकि जैसे ही वो वाटर से रोटेट करेंगे, सीधा उनको कैंप अल्फा आइलैंड पर आना है, और वहां तक आने के लिए उनको 7 सीज के थ्रू गुजरना पड़ेगा, जो कि कोस्टल एरियाज को बहुत अच्छे तरीके से संभालती हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन फर्स्ट एयर ड्रॉप कलेक्ट कर लिया जाएगा। टीम 7 सीज थोड़े नॉटी होते हुए इस मैच के अंदर सारे के सारे इन मैच रिवॉर्ड्स और जितने भी डॉलर्स यहाँ पर रखे गए हैं वो अपने लिए लेकर जाना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इस इवेंट से वो निकालना चाहते हैं। ऑब्वियसली दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन अभी के लिए रियाद स्पोर्ट्स के 2 प्लेयर्स टीम DWG का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। नेट थ्रो किया जाता है और प्रोजेक्टाइल नजर आ गया होगा। दोनों ही प्लेयर्स को थोड़ा बहुत डैमेज करेगा ये नेट। डैमेज जरूर पड़ता है। DWG के संग अपने आप को रिपोजिशन करने में कामयाब हो चुके हैं। दे हैव नो रियलाइजेशन के यहाँ पर
उनके सामने 2 प्लेयर्स मौजूद हैं, अदरवाइज DWG एक स्ट्रेट पुश देती हुई हमें नजर आती। लेकिन लेट्स सी, जैसे ही पहला नॉक निकलेगा चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती हुई हमें नजर आएगी यहाँ पर, एंड DWG पॉसिबली एक एग्रेसिव स्टांस की तरफ जाती हुई जरूर नजर आए आदि। जी बिल्कुल एहसन, और कहीं ना कहीं सर्कल एक बहुत सेंट्रलाइज्ड शिफ्ट लेकर जाता है। पहले सर्कल को मद्देनज़र रखते हुए जहां पर 50% एरिया वाटर का था, नॉन प्लेएबल था, तो कहीं ना कहीं सेकंड सर्कल सेंट्रलाइज्ड ही होता है। जब भी पानी का एरिया ज़्यादा शुमार होता है, 50% होता है, 40% होता है, तो सर्कल नेक्स्ट शिफ्ट सेंट्रलाइज लेता है। लेकिन यहाँ पर एक मुकाबला बनता हुआ 1v1 सनसनीखेज बैकफॉल करने की कोशिश की जाएगी और मजबूर कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं इजाज़त दी जाती। ओंगा की तरफ से नॉक किया जाता है टीम रात के प्लेयर्स को, फॉरेस्ट को भी टैग्स पड़ते हुए, और प्रोन डाउन होने के लिए कोई भी जगह मौजूद नहीं है। हार्ड कवर के अंदर चले तो गए हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगी ये दोनों टीम्स, क्योंकि स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स के क्रॉसेज जम चुके हैं और एक लॉन्ग रेंज स्टेबलाइज्ड प्रोन डाउन होकर स्प्रे देने की स्क्राई की तरफ से कोशिश की गई इनको, इन सारी टीम्स को क्राई करवाने की, और क्राई करवाने में थोड़ा सा कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन देशा बच जाते हैं, किस्मत साथ दे देती है। राइट ऑन टाइम प्रोन डाउन होकर बुलेट्स को डॉज करने में कामयाब रह जाते हैं। एक और बुलेट और इनका पूरा का पूरा टीम, पूरी की पूरी टीम इस मैच से एलिमिनेट हो सकती है सर। बिल्कुल, लेट्स सी। किल कंफर्मेशन जो है आई बिलीव DWG के बैकपैक में जाती है। S2G जो पहले ही 3 किल्स ले चुकी है R8 के ऊपर, दे आर लुकिंग फॉर मोर। सर्कल जो है वो जिस साइड पे शिफ्ट ले रहा है आदि, पॉसिबली हमें जो है वो वापस से कैंप अल्फा की तरफ जाना पड़े, और टीम्स जो है उस चीज़ के लिए रेडी हैं। क्रॉसिंग का टाइम आ चुका है, लेकिन क्रॉसिंग से पहले जो रास्ते में अटकाए गए रोड़े जो हैं उनको क्लियर आउट करना है S2G को, और S2G यहाँ पर वो करती हुई नजर भी आ सकती है। लेकिन DWG आई बिलीव अपना एक प्लेयर उन्होंने इनिशियल्स के अंदर लूज किया 7 सीज के हाथों। इन 7 सीज के हाथों ये प्लेयर लूज करना DWG को थोड़ा बैक फुट पे ला चुका है। DWG उस तरह से एग्रेस नहीं कर रही जिस तरह हम उनको देखते हैं, लेकिन S2G के हेमसी अब वो काफी करीब जा चुके हैं DW के प्लेयर्स के ऊपर। DWG के प्लेयर आखिरी प्लेयर को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, बट दे हैव नो आइडिया कि MC यहाँ पर मौजूद है। ओम्बा को यहाँ पर डाउन किया जाता है MC की तरफ से, फॉरेस्ट को भी काफी ज्यादा डैमेज दिया जाता है, लेकिन ओम्बा कवर में जाने में कामयाब हो चुके हैं। फॉरेस्ट भी अपनी पोजीशन छोड़ने में कामयाब, लेकिन बैक एंड से कैल्सी फॉरेस्ट को पिक ऑफ करते हैं। DWG इज डाउन टू लास्ट मैन स्टैंडिंग संग, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपनी टीम को भी रिवाइव करना है और साथ ही साथ इस पुश को भी थोड़ी देर के लिए रोक के रखना है। संग नो रियलाइजेशन की साइड के ऊपर प्लेयर मौजूद है। नाउ पोजीशन रिवील्स हो चुकी हैं, 2 प्लेयर्स की पोजीशन उनके पास होगी, लेकिन एक प्लेयर जो है 2 प्लेयर्स के साथ एट अ टाइम फाइट नहीं ले पाएंगे, एंड अनफॉर्चुनेटली फॉरेस्ट भी आई बिलीव यहाँ पर एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन MC की तरफ से दरवाजा तोड़ा जाता है, एक प्लेयर को डाउन करते हैं, अपनी शॉटगन के ऊपर स्विच करते हैं। DBS अगेन एक प्लेयर को डाउन, और थर्ड पार्टी फायर्स यहाँ पर S2G को भी पड़ते हुए स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स की तरफ से। रात के प्लेयर कैल्सी को एक सरप्राइज दे सकते हैं ऑन द गो, लेकिन ससंग जो है वो यहाँ पर फाइट बैक करते हुए नजर आएंगे। एक किल उनकी तरफ से कंफर्म कर दिया जाता है, लेकिन स्टिल ही हैव टू फेस STE's क्रॉसहेयर्स जो कि लॉन्ग रेंज से यहाँ पर डैमेज देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रे ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। बैकएंड के ऊपर डी निग्मा गैलेक्सी के फ्री को टेक डाउन करते हैं। सॉन्ग अगेन 1v1 फाइट बनती हुई रेज और संग की कैल्सी यहाँ पर ज्वाइन इन नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, बट संग स्मोक्स डिप्लॉय करते हुए उस एंगल को ही स्मोक कर देंगे जहां से उनको फायर पड़ता हुआ, एंड साइलेंस की तरफ जाया जाएगा यहाँ पर रेज की तरफ से कि उनको रिवाइव दे दिया जाए और एक बार फिर से सिचुएशन थोड़ी फेवरेबल बनाई जाए DWG के अगेंस्ट इस फाइट के अंदर। बिल्कुल, और DWG के संग को कोशिश करनी है इन दोनों ही प्लेयर्स को एलिमिनेट करें। इससे पहले टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स भी यहाँ पर अपना डेरा जमाने के लिए आ जाए, लेकिन अभी के लिए संग UMP45 का अच्छा इस्तेमाल करने में कामयाब रहे, एक किल लेकर जाने में अपने लिए कामयाब रहे, और ओवरऑल टीम DWG के पास 3 किल्स मौजूद है। लेकिन मॉलो स्पैम किया जाता है, नेड स्पैम किया जाता है, इनफैक्ट कोई भी रंग जनरेट ये नेड नहीं करता, और QBZ का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके, दैट्स अ नाइस पिक, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एडजस्ट किया जा रहा है। थोड़ी देर के लिए माइकल जैक्सन की मुझे याद ज़रूर आ गई। ओके दोबारा से बार बार वही करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसका एक फ़ायदा ये है कि एक वाइड एंगल आपको मिल जाता है और कहीं ना कहीं एक अच्छा एंगल आपको मिल ज़रूर जाता है। लेकिन DWG के संग के अगेंस्ट टीम S2G भी काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थीनेस का मुजाहिरा कर रही है। बहुत ध्यान से ओवर एस्टिमेट नहीं किया जा रहा, अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा रहा उस स्क्वाड को, उस प्लेयर को, लेकिन अब संग के लिए मुश्किलात बन चुकी हैं। दोनों के दोनों प्लेयर्स करीब आ चुके हैं। संग कोशिश कर रहे हैं प्री फायर्स देने की, DBS का इस्तेमाल किया जाता है और फाइनली एलिमिनेट किया जाता है। लेकिन बैक एंड से टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स के स्क्राई काफ़ी देर से क्रॉसेज अपने जमा कर बैठे थे और उनकी तरफ से नॉक भी एक्सचेंज किया गया, लेकिन फाइनली टीम S2G के प्लेयर दोबारा से रीसेट करने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल, S2G 3 प्लेयर्स के साथ सरवाइव करती हुई अभी तक के लिए। रात के दिशा बिल्कुल कैल्सी और बाकी जो 2 प्लेयर्स हैं उनके दरमियान है, लेकिन अभी तक के लिए जो मुश्किल है S2G के लिए वो रात के दिशा नहीं बल्कि अल्फा 7 और ST के प्लेयर्स हैं। अब यहाँ से निकलना है और इस सारी सिचुएशन के अंदर
टीम जो है वो STE के प्लेयर्स जो कि अक्रॉस द रिवर क्रॉसर्स उन्होंने बनाए हुए थे वो भी यहाँ पर डैमेज देंगे, और अल्फा 7 के प्लेयर्स जो कि करीब पहुंच चुके हैं अभी तक के लिए ब्रिज के, वो भी डैमेज देंगे। और अगर कहीं ना कहीं S2G बचकर निकल भी जाती है, स्टिल देयर इज अ फेयर चांस के वो दोबारा से यहाँ पर डैमेज खाते हुए नजर आए फ्रॉम द साइड ऑफ 7 Esports, जो कि हाथ इनके अंदर मौजूद है। नेरवी को S2G क्लियर आउट करने के लिए आती है, पॉसिबली कल यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आ सकते हैं। साइलस डैमेज देते हैं दिशा को, दिशा जोन HP, दिशा अपनी DBS के साथ डैमेज जरूर देते हैं लेकिन साइलस को कंफर्म नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ टीम रात यहाँ पर 10वें स्पॉट के ऊपर इस मैच से एलिमिनेट हो जाएगी। आदि रात के लिए कुछ अच्छी सिचुएशंस नहीं बना पाते वो अपने लिए, सारे इवेंट के अंदर कोई भी ऐसा मैच नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट एक ऐसा मैच ज़रूर आया था रात की तरफ से जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन लेटली वो जो कंसिस्टेंसी का फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा मिसिंग दिखाई दिया है। जोन को देखेंगे, दोबारा से याद करवाता चलूँ, ये मैच बहुत ही अहम है टॉप 3 स्क्वाड्स के लिए, इनफैक्ट टॉप 4 स्क्वाड्स के लिए बहुत अहम रहने वाला है। टीम A7 जो कि पहले पायदान पर है फिलहाल, वो इस स्पॉट को गंवाना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, लेकिन उनको कॉन्टेस्ट करती हुई टीम VPE अभी तक सर्वाइव कर रही है और सर्कल के अंदर भी बहुत एक फेवरेबल स्पॉट पर है। अगला सर्कल शिफ्ट बहुत ही अहमियत का हामिल रहेगा, वो डिसाइड कर देगा कहीं ना कहीं कि जोन का एडवांटेज किस टीम पर जाना चाहिए। अगर तो वेस्टर्न साइड पर आता है तो A7 के लिए क्रॉस करना मेन आइलैंड से अल्फा आइलैंड पर हातिन साइड पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा एसन, और 7 सीज का अभी भी स्क्वाड पूरा का पूरा हातिन एरिया को होल्ड कर रहा है। सो बहुत जबरदस्त स्किल्स पिक ऑफ किए जा सकते हैं A7 Esports के, और अगर ऐसा होता है तो वो फर्स्ट स्पॉट कहीं ना कहीं टीम VPE इस मैच में लेकर जाती हुई दिखाई देगी। वैम्पायर Esports अभी जो हिली एरिया है कैंप अल्फा आइलैंड के ऊपर, उसके ऊपर मौजूद है। एंड एज वी नो के इस एरिया की कितनी सिग्निफिकेंस है, आपको हातिन पूरी तरह से नज़र आता है, आपके ऊपर जो है वो फ्लैंक नहीं दिया जा सकता, आपके पास एक अच्छी जो है वो हाइट एडवांटेज होता है, आप प्लेयर्स को ऑन द गो यहाँ पर सरप्राइज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ निग्मा गैलेक्सी जो स्टार्ट पुल ऑफ करने की कोशिश कर रही है, स्टिल क्लूलेस के करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर। एक बहुत ही वाइड हातिन के थ्रू जो है वो फ्लैंक एंगल से एंट्री लेंगे सर्कल के अंदर, लेकिन सर्कल चला जा चुका है ब्रिज के ऊपर, और ब्रिज के ऊपर अभी तक के लिए स्टालवर्ट Esports और 7 सीज का कंट्रोल है। 7 सीज जो है इस सारी सिचुएशन के अंदर अभी फेवर्ड रहेगी, लेकिन डेडाइज गाइज वो भी फंस चुके हैं फाल्कन के दमार नॉक होते हुए प्ले जोन के बाहर, एंड डेडाइज गाइज भी ब्लू जोन का काफी ज्यादा डैमेज देते हुए हमें नजर आ रहे हैं। आदि जी बिल्कुल, और दाद देना चाहूँगा मैं इन सारी ही टीम्स को जो कि अपनी जगह इस सारे इवेंट के अंदर बना पाई हैं। ऑब्वियसली यहाँ तक आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट ना करें, डिमोटिवेट ना करें किसी भी टीम को। ये स्क्वाड बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। मैं 52 को खास दाद दूंगा, मैं टीम सोल को दाद दूंगा, उन सारी टीम्स को जो कि आफ्टर पार्टी शोडाउन के अंदर हमें नहीं ज्वाइन कर पाई, खास दाद होस्ट टीम्स को देनी पड़ेगी। फाल्कन्स की तरफ से, निग्मा गैलेक्सी की तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिली हैं, एंड कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं जो कि जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। फाल्कन्स Esports की कंसिस्टेंसी, A7 की कंसिस्टेंसी, एग्रेशंस हमें जो देखने को मिले हैं सारे मंजर में टीम वैम्पायर Esports की तरफ से, वो हमेशा ऑब्वियसली याद रहने वाले हैं और इनका नाम एक सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा जाएगा। अभी के लिए निग्मा गैलेक्सी अपने लिए कुछ फ्रैग्स स्कोर करना चाहते हैं। टीम फाल्कन्स के पावरफुल बहुत ही एक तेज़ रफ्तार से अपनी गाड़ी भगाते हुए हमें दिखाई दिए हैं फिलहाल, लेकिन आगे जाकर स्लैम इन करने की वजह से वो नॉकडाउन हो जाते हैं, और ये वही जगह है जहां पर कुछ दिन पहले टीम 7 Esports ने बहुत धूम मचाई थी। कल के दिन इनफैक्ट ये वही जगह है जहां पर सर्कल कंक्लूड किया था और 7 Esports अपने लिए सेकंड स्पॉट लेकर जाने में कामयाब रही थी। स्ट्रांग होल्ड है, उनका होम ग्राउंड रहता है हातिन, और हातिन के अंदर 7 से फाइट जीतना इतना आसान नहीं रहने वाला। लेकिन फाल्कन्स Esports का भी एक प्लेयर को गिरा दिया जा चुका है 7 की साइड से, और स्मोक्स की डिप्लॉयमेंट जारी और सारी है। शॉटगन इनके भी हाथ में मौजूद है, लेकिन 7 के प्लेयर्स ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस फाइट लेने में, लेकिन पावरफुल से बचना पड़ेगा, पावरफुल से स्प्रे गॉड को बचना पड़ेगा, जहां से वो अपनी व्हीकल निकाल कर एक एस्केप रूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी एरिया को होल्ड करते हुए फाल्कन के पावरफुल मौजूद है, सो कहीं ना कहीं स्प्रे डाउन किया जा सकता है उनकी साइड से। बिल्कुल आदि, जिस साइड के ऊपर पावरफुल देख रहे हैं प्लेयर जो है वो उस पिक्चर के अंदर मौजूद नहीं है, और ऑब्वियसली यहाँ से चांस पॉसिबल मिस भी हो सकता है उस किल का, लेकिन एक्यूरेसी अगेन बहुत ही आउटस्टैंडिंग है इन प्लेयर्स की। फाल्कन्स के प्लेयर आफ्टर रियलाइजिंग के हातिन के अंदर स्ट्रांग होल्ड है टीम 7 सीज का, वो वापस आ चुके हैं, एंड एक और रिस्की कंपाउंड के ऊपर उनकी तरफ से रुका गया है जो कि फिर अलाउ नहीं करेगा टीम फाल्कन्स से मूव आउट कर पाए। आदि
जी बिल्कुल, और अभी के लिए कोशिशें जारी व सारी हैं हर टीम की तरफ से कि कुछ ना कुछ सर्वाइवल निकाला जाए। इनफैक्ट जो टॉप की 3 टीम्स हैं टॉप टियर के सारे इवेंट में, वो अभी तक सर्वाइव कर रही हैं। वीपीई के पास सर्कल का कुछ एज होल्ड है और कोशिश कर रहे हैं बीटीआर के अगेंस्ट फाइट लेने की। डीई काफ़ी ज़्यादा आउटसाइड द सर्कल है, डी को मैं दाद दूंगा। डी की तरफ से ऑब्वियसली एक अच्छा कमबैक आया पिछले मैच के अंदर, जाते जाते 7 पॉइंट्स। और वो जो ड्रॉप क्लैश, मेरे ख्याल से इस सारे इवेंट के अंदर एक ऐसा नाम निकल कर सामने आया है जिसने ड्रॉप क्लैशेस को बेहतरीन तरीके से हैंडल किया, दैट इज़ टीम डीई। और पिछले मैच के अंदर जैसे इन्होंने 3 से 4 टीम्स का सामना किया है, उस चीज़ को रायगा नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी के लिए टीम स्टालवर्ड ईस्पोर्ट्स से चारों के चारों प्लेयर्स के साथ इंटैक्ट अपने डिफरेंट एंगल्स को होल्ड करने में कामयाब रहे हैं। अभी के लिए वीपीई टीम डी के शिफू सर को गेट कीप करने में कामयाब हो जाती है। डीई के प्लेयर्स आउटसाइड द सर्कल थे, बहुत दूर थे, सर्कल का डैमेज भी काफी ज्यादा उनके ऊपर हावी हो रहा था। लेकिन बाकी का काम टीम वैम्पायर ईस्पोर्ट्स अपने लिए करती हुई दिखाई दे रही है। बीटीआर के 2 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और इंस्टेंटली दोनों के दोनों प्लेयर्स के साथ साथ पूरा का पूरा स्क्वाड भी इस मैच से हमें छोड़कर चला जाता है। 7 सीज सर्कल का होल्ड संभालती हुई वाकई ही मुझे ऐसे लग रहा है कि इस मैच का सेकंड डिनर टीम 7 सीज अपने लिए लेकर जाने वाली है। 7 सीज के पास एक मैं समझता हूँ कि अच्छी जगह है। एंड एट द सेम टाइम जो प्लेयर जिनको ब्रिज के ऊपर छोड़ा गया उनकी तो सैक्रिफाइस जो है वो हमें जाती हुई नजर आ रही है। प्लेयर जो है एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे बिकॉज अल्फा 7 का पूरा स्क्वाड पुश कर रहा है नीचे से इस ब्रिज के। एंड ब्रिज के ऊपर S2G के प्लेयर्स मौजूद हैं। कैल्सी को पीछे छोड़ा जाता है, आई बिलीव हील बैटल के लिए इनको छोड़ा जा चुका है। लेकिन दूसरी तरफ ST के प्लेयर्स टीम वैम्पायर के स्टोन को टेक डाउन करेंगे एंड स्टोन का किल कंफर्म भी कर दिया जाएगा टॉप की तरफ से। लेकिन कहाँ पर पुश कर रही है टीम वैम्पायर, दे हैव नो आइडिया। जिस साइड के ऊपर जा रहे हैं वहां पर पूरी तरह से एनाइलेट होते हुए एक करके उनको एलिमिनेट किया जा रहा है। वैम्पायर ईस्पोर्ट्स इज डाउन टू देयर लास्ट मैन स्टैंडिंग, जो कि अभी भी हाइट के ऊपर मौजूद है। लेकिन ऑन द अदर साइड स्टालवर्ड ईस्पोर्ट्स अल्फा 7 के करियो को भी कंफर्म करेंगे। रेवन क्लॉ को सर्वाइव करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए, बिल्कुल एचएस के ऊपर मौजूद है और इससे ज्यादा और यहाँ पर क्या कर सकते हैं देखना पड़ेगा, गिर कर यहाँ पर एलिमिनेट ना हो जाए। अदरवाइज चांसेस जो है वो उनके अभी भी हैं इस मैच के अंदर सर्वाइव करने के। लेकिन फाल्कन वो चांस भी यहाँ पर ले लेती है उनसे। वैम्पायर ईस्पोर्ट्स इज आउट ऑफ द मैच। 8 स्पॉट के ऊपर ये टीम एलिमिनेट हो जाती है। एलिमिनेशन ज्यादा उनकी तरफ से सिक्योर नहीं की गई। लेकिन स्टालवर्ड स्टिल लुकिंग प्रॉमिसिंग। 5 किल्स उनके बैक में। S2G ऑन द अदर साइड, कैल्सी जिनको जोन में छोड़ा गया था फॉर द हील बैटल, वो एलिमिनेट हो चुके हैं। लेकिन सारंग बेहतरीन यहाँ पर शॉट लैंड करते हुए साइलस के ऊपर और S2G को डाउन टू द लास्ट मैन स्टैंडिंग रेस के ऊपर कर दिया जाएगा। 7 सीज लुकिंग वेरी गुड, पोजीशन वाइज बेहतरीन नजर आ रहे हैं एंड पॉसिबली कुछ और एक्स्ट्रा किल्स भी निकालते हुए हमें थोड़ी ही देर के अंदर नजर आएंगे। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अल्फा 7 के पास इतने थोड़े इम्कानात थे इस मैच का। जोन उनको बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसे जोन में डांस किया है सारे मैच में कि अल्फा 7 को कंप्लीटली फेवर करता है। लेकिन मिथिक 44 अभी तक के लिए घुटनों पर आ जाएंगे। अल्फा 7 के माफियोसो 7 के इस मैच से एलिमिनेट ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन बैक एंड के ऊपर डी के स्क्वाड को एलिमिनेट कर दिया जाता है। ओके, डी के भी एक प्लेयर सर्वाइव करते हुए हमें दिखाई दे रहे। टीम 7 सीज के स्प्रे गॉड अपने स्प्रेज का इस्तेमाल करते हुए एक आधे प्लेयर को गिराने में कामयाब रहते हैं और किल भी कंफर्म कर लिया जाता है। 5 किल कंफर्म करते हैं। सारंग AWM का इस्तेमाल करते हैं और टीम फाल्कन्स के एक आधे प्लेयर को हेडशॉट का सामना करना पड़ता है। डी फाइनली गेट्स एलिमिनेटेड ऑन #5। डी को भी दाद देनी पड़ेगी सारे मंजर के अंदर, कोशिश एटलीस्ट उनकी तरफ से जरूर की जाती है। लेकिन FLC अपने लिए 2 प्लेयर्स के साथ सर्वाइवल को यकीनी बनाना चाहती है। टीम 7 सीज भी जोन से बाहर मौजूद है। A7 के प्लेयर्स को स्पॉट डाउन किया जाता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली टैग रजिस्टर नहीं कर पाते। टीम निग्मा गैलेक्सी के हमूदी बैकएंड के ऊपर टीम A7 के प्लेयर को नॉकडाउन करने में कामयाब रहते हैं। नेट स्पैम किया जा रहा है टीम 7 सी के स्प्रे की साइड से और A7 के प्लेयर्स को एक ही जगह के ऊपर पिंच डाउन करने की कोशिश की जा रही है। एक फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा आगे वो ना बढ़ पाए। लेकिन टीम 7 सीज के अलादीन घुटनों पर आ जाते हैं। टीम निग्मा गैलेक्सी आउट ऑफ नोवेयर एग्रेस कर जाती है। टीम अल्फा 7 के प्लेयर्स शॉटगन का इस्तेमाल करते हुए कोशिश कर रहे हैं अपने लिए सर्वाइवल को यकीनी बनाने के लिए। लेकिन राउफ नेट्स की भरमार मोलोटॉव से आग लगाने की कोशिश की जा रही है। टीम A7 के प्लेयर्स एक तरफ से चीज का सामना करते हुए, दूसरी तरफ से निग्मा गैलेक्सी का सामना करते हुए थोड़ी ही देर के अंदर A7 का स्क्वाड एलिमिनेट हो जाएगा। एंड देयर गोज द एलिमिनेशन। अब बात आ चुकी है टीम निग्मा गैलेक्सी वर्सेस टीम 7 सीज की 3v3 एक फाइट बनती हुई। निग्मा गैलेक्सी टीम 7 सीज के एक प्लेयर को नॉकडाउन करने में कामयाब रह चुके हैं। हमूदी नेट्स का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। नेट निकाल लिया जा चुका है उनकी तरफ से, थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा कुक्ड नेट थ्रो किया जाएगा, डैमेज करेगा थोड़ा बहुत लेकिन आउटिंग जनरेट नहीं कर पाएगा ये नेट। दोनों तरफ से क्रॉस नेटिंग जारी हो सारी है। एक और नेट थ्रो करते हैं, डाउन द रेंज ज्यादा है, कोई भी आउटिंग जनरेट नहीं करते। दोबारा से पीक करते हैं लेकिन कोई भी प्लेयर हाथ नहीं आते, सामने क्रॉस एज की साथ में नहीं आते। टीम 7 सीज के स्प्रे गॉड अभी तक कोशिश कर रहे हैं। निग्मा गैलेक्सी के 2 प्लेयर्स मौजूद हैं यहाँ पर। आखिरी 2 टीम्स रह चुकी हैं और आखिरी चिकन डिनर पर यह बात आ चुकी है
थोड़ी देर में ये वाजे हो जाएगा कौन सा स्पॉट यहाँ से चिकन डिनर लेकर जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर हमूदी की तरफ से लादेन को स्पॉट डाउन किया जाता है, नॉक डाउन भी किया जाता है। टीम 7 सीज रीग्रुप करती हुई चिकन डिनर का सवाल आ चुका है, $10,000 का सवाल आ चुका है, ग्लोरी का सवाल आ चुका है कि पहला चिकन डिनर टीम 7 सीज को अपने लिए लेकर जा रहा है। नेट एलिमिनेशन और आखिरी प्लेयर कहां पर मौजूद है निग्मा गैलेक्सी के, मैं देखना चाहता हूं क्या वो हील बैटल कर रहे हैं। हील बैटल अगर वो इस वक्त यहां पर कर भी रहे हैं तो टीम 7 सीज इस मैच का चिकन डिनर लेकर जा सकती है, लेकिन 2 ही किट्स मौजूद है। सो आई बिलीव टीम 7 सीज, यस दे आर द स्क्वाड ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। पहला चिकन डिनर आखिरी सेकंड लास्ट मैच में आज के PMWI के इवेंट के अंदर स्कोर करती हुई। सो जाते जाते वो रिवायत बरकरार रहती है टीम 7 सीज की तरफ से। जो सोल ने शुरू किया था वही काम टीम 7 सीज ने खत्म किया है अपने लिए, और अभी भी एक मैच बाकी रहने वाला है सर। बिल्कुल मैच बाकी रहेगा और उम्मीद बाकी रहने वाली है यहाँ पर कि कौन सी टीम ये मैच जीत कर जाएगी। वैम्पायर एंड अल्फा 7 दोनों के लिए ये मैच कुछ अच्छा साबित नहीं होता। दी एंड अगेन वैम्पायर पहले एलिमिनेट होती है, अल्फा 7 थोड़ी देर बाद एलिमिनेट होती है, बट सिचुएशन कुछ सेम ही रहती है। अल्फा 7 के पास कुछ किल नंबर्स हैं, बट अगेन पोजिशनल पॉइंट से थोड़ा सा डिफरेंस अभी भी रहेगा और फाइनल मैच तक बात जा चुकी है और फाइनल मैच होगा मिरामार के ऊपर। एंड एज वी नो बड़ा मैप है और लॉबी छोटी है, इसके अंदर अल्फा 7 के पास एक फेयर चांस है कि वो अपने लिए जीत लेकर जाएं। एंड वैम्पायर भी पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि सेम वे इनके साथ जाएगी अगले मैच के अंदर। लेकिन 7 सीज Esports ऑन द अदर साइड 18 पॉइंट्स टोटल ले जाने में कामयाब हो चुके हैं। 18 जो है वो यहाँ पर पॉइंट्स जो है 7 सीज के रहते हैं। निग्मा गैलेक्सी एट द सेम टाइम they have 11 points in their backpack. S2G Esports with 10 points, Falcon with 8 points and Deadeyes guys with 6, Stalwart Esports with 6, Alpha 7 with 5 points. Vampire Esports यहाँ पर इस पेज के ऊपर नजर नहीं आ रही, so it's better to say कि Vampire अपने लिए Alpha जो है वो अपने लिए further 5 points और ऐड कर चुकी है अपने ओवरऑल रैंक के अंदर आदि। बिल्कुल एहसन, और आपकी बातों से मैं एग्री करूंगा। टीम अल्फा 7 Esports कुछ खास पॉइंट्स नहीं लेकर जा पाती। टीम वैम्पायर Esports इनफैक्ट मैच रैंकिंग में पहले पेज के ऊपर दिखाई ही नहीं दे रहे। सो वैम्पायर Esports को अब मजीद जान मारनी पड़ेगी आने वाले मैचेस में, लेकिन 7C Esports अपने झंडे को बुलंद करती हुई अपने जोरे बाजू पर और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मैच निकालने में कामयाब रहे। आने वाले मैच के अंदर ऑब्वियसली सारी ही टीम्स इन फॉर्म है और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आने वाले मैच में कहीं राद Esports ने चिकन डिनर ले जाए, क्योंकि वही एक स्क्वाड रह चुका है जो अभी इस चीज़ से कासिर है। लेकिन बेहतरीन लम्हात की तरफ चलते हैं। हाईलाइट्स आ चुकी हैं, ब्रॉट टू यू बाय सोनी एक्सपीरिया, ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर फॉर PMWI एंड PMGC एज वेल। लेकिन अभी के लिए टीम S2G Esports ने बहुत अच्छा आगाज किया। टीम A7 Esports भी कुछ एदाद अपने लिए लेकर जाने में कामयाब रहते हैं। आगाज किया। टीम A7 Esports भी कुछ एदाद अपने लिए लेकर जाने में कामयाब रहते हैं। आगाज किया। टीम A7 Esports भी कुछ एदाद अपने लिए लेकर जाने में कामयाब रहते हैं।
actually at Vampires and guess who? Alpha 7. Alpha 7 in their head-to-head across this entire event in terms of totals here. And you can see Alpha 7 definitely winning when it comes to eliminations and the damage. But the thing is, Vampire Esports, they've been putting themselves in those positions to win games much more often than Alpha 7. Yeah, and I think we also saw, especially at the start of the day, that in terms of damage, a lot of that coming from the utility. They threw like, what, 40, 50 more grenades in second place at one point at the start of the day. Like, their utility game is on point. If you breach them, they're always going to have nades available, and that is why a lot of their breaches work out, is because they have that utility from the start until the very end of the game. Yeah, you're right, actually, now that you make me recall that, because I think at the start of today, I think it was 136 grenades thrown. And that doesn't even count smokes, which was 100 and some as well, where Alpha 7 have been using them very effectively to make crosses on roads, etc., and things like that, as Jason drops his pen in the distance, and we continue on here. But Vampire, as Jason astutely said before, they have been looking far more to find a location to stage their game from, where Alpha 7 has fought into some of these situations very, very well. Yeah, and we need to dive actually into our overall stands. You can see we have 2 minutes and 25 seconds left, and we need to show this because we need to remind you guys at home how close it is right now between first and second place. 13 points. Vampire Esports, I mean, they need to get to the late stage. They have to depend on that. The question maybe for me is, will they potentially hot drop Alpha 7 to, you know, control their fate, or they hope some other team takes them down? That's the thing, right? You sort of need Alpha 7 to go out relatively early or really not convert on many eliminations and get... It's going to be difficult. That's the thing, like a Vampire, even if they get a win and Alpha 7 get nothing, they're still not going to be able to overtake that position. So they need to have a big conversion game in terms of eliminations. If you're a hot dropper team that has not been able to find early fight success, you can do that. Some teams have been doing it in the past few games, but it's going to require a big performance from Vampire and also a bad performance from Alpha 7. You know, looking down, though, towards the bottom teams, right, Riyadh and R8, when in terms of money, what stops them from hot dropping one of these top teams just to mess with them? Because for them, realistically, moving up the leaderboards isn't going to make you as much money as getting some of these match rewards for your team. And that's what you should be focused on right now if you're one of those two teams. So potentially dropping in on one of them, potentially dropping in on a weaker team that they perceive, they can make some extra moolah. Yeah, I don't know. I would not expect a team to go for a hot drop to try and mess with one of the top teams, right? I think you want to maybe make sure you can get the win and get... I think those Chicken Dinners 10K is very appealing. So I would think that teams will mostly focus on that instead of trying to ruin a chance for Vampire or Alpha 7. I mean, you're not wrong, but we haven't seen them even really get close that many times, if any at all, of getting a chicken dinner here. But with 50 seconds left to go, I'm going to remind you guys once again, Aramco, Saudia, Dr. Suleiman Al Habib, all big sponsors here to make this event possible for us, as well as a Savvy Gaming Group. Because without them, this would not be possible. These teams, or Alpha 7 in particular, would not be able to make over $100,000 for just one tournament. Vampire Esports would have been possible to make over $600,000 from one tournament. Well, technically, yeah, it's technically one tournament, but two little events inside of it. Right. But it is time to head into our final match of the day. But really quickly, you have one match left to get your favorite moment screenshotted and posted with the hashtag PMWI shots and potentially win yourself a PUBG mobile statue. So Avenger and Seven Worlds Gaming, for the last time today, take us away. Ladies and gentlemen, it is going to come down to the last match. It's not the 10-point gap or less that we're talking about or predicting, but it's still possible, okay? As they were saying, if Alpha 7 goes off early and Vampire Esports goes to having a great game, as we have seen over and over again from this team in the past 2 weeks, I think Vampire Esports might be able to pull it off. But the question becomes, Martin, is anybody going to hot drop Alpha 7 or Vampire Esports? Yeah, that's a big question, but with all those things you just said, the only thing going on in my mind was just this, and it's just this annoying jingle we've had, and it's 7. He's gaming. It's 7 Worlds Gaming. He's 7. He's gaming. It's 7 Worlds Gaming. We are here on Miramar, though, for the last game of the Afterparty Showdown. But the most important thing I want to point out here is 3rd place and down to 8th place is 12 points difference. And that is going to be huge in terms of how many placement points you can get out of this game and how many elimination points you get out of this game, because that is going to jump you up potentially $25,000 if you're able to skip over 5 teams or 4 teams, for that matter. And that's a really huge one. But of course, the fight at the top is interesting. And I think there's more to it than just the match elimination and match rewards you're going to be able to get. Being able to get a win
in a tournament size like this here with $1 million on board, I think that is the prestige of it, the pride of it is bigger than the money they're able to pick out of just last game here. So I definitely think our two top teams is going to be looking at fighting out to the very end. But for me, the most important thing is obviously that fight at the top. But those 5 teams in our mid-pack, within 12 points difference, is huge. And another thing that's huge is that huge circle super far east that only has right now a team and a half inside. A lot of water on that circle, and I'm glad you mentioned that too, right? It's not just about getting first place, it's about the prestige of being able to win an event like this. And from me being able to talk with Alpha 7 Esports, this is something that they've been looking forward to do, just getting their first global LAN under their belt. They have felt like it's a curse for the longest time. I know Carrillo's looking to just establish himself as this dominant feature. He wants to be, just compare a little bit with Paraboy, at least the Paraboy of the Americas, you could call Carrillo. So it's going to be interesting if they are going to be able to do it. But you know what? This is the last match. Don't forget, watch PMWI together in-game esports center with your friends to win PMWI special sets. And while you're at it, PMWI packages are on sale for a limited time. And you can also win PMWI treasure crates if you play PUBG Mobile during PMWI. And talking about match rewards, I think Team Falcons, never alone, going to be looking to collect that 2K. And he's going to be able to do just that. He is able to eliminate one of the players there from R8 Esports. But with Alpha 7, what happened before is like, I felt like they were just so cursed in global events. I mean, it's not over. It's still, it could still happen to this team. I'm not hoping it does. And you can see the way they're going to be playing, they're currently doing a big rotation from the south. Going to be trying to make it all the way up to Impala. And ultimately, where is the circle going to end up heading? That's a big question. I obviously love this map for all the macro that it has, but this is going to be really rough. A lot of pressures coming in from that west side. But right now on Falcons and R8 fighting each other. Damar, Yusuf setting them up for this push onto ID7. He's going to try to isolate one fight here on Damar. Damar does not take the bait, and Yusuf is coming in for the help. Damar takes the fight in his own hands with a beautiful barrel push. And now the BM comes in, and Falcons takes down an R8 player. And while we had that fight going on, Bigetron does end up losing one of their players to 7C. 7C is feeling a little bit confident there after that last match. They are currently in Picado. Bigetron hindering their chances there. Keep in mind, they were able to jump up to 3rd place after that last match, though. They are currently in 4th place. And you were talking about how close, I mean, honestly, how close it is from 3rd place all the way down, you could say, to 7th and 8th place. Having a good game here can definitely change it. I'm looking at them, one Kia. They're currently sitting in 7th place with 109 points. Yeah. I could see them possibly surprise Team Falcons. And I mean, going from 6th to 3rd, you know they're going to love that, and they're going to be able to put it on their Twitter bio. Yeah, exactly. That's the big thing, right? The Twitter bio. The trophies that you're able to put in the bios is the most important thing. This flex. Now, yeah, it's the flex, the good flex. 7C. Really love what I've been seeing with the comeback here, especially today with the amount of prize pool that we're able to snatch out of the match rewards. That's beautiful. And here you see the Afterparty Showdown points, as we were talking about again and again and again. Alpha 7 and Vampire in the very top. The Falcons, Bigetron, S2G, Stalwart, Damonkia, and Nigma Galaxy fighting for that huge middle pack. And again, we're talking $25,000 prize pool difference. It is huge if some of these teams are able to have a big last game here. Yeah, it is, and I'm pretty sure with the last game, a lot of these other teams are going to be looking to get at least some of those match rewards. It's not as important as the fight currently going on at the top, but, I mean, it looks Vampire Esports is going to be a little bit towards the center there of the circle that we currently have. Alpha 7's already in the circle, and looking at the rotation, if for some reason the next circle does end up going a little bit towards the north, they might end up running into Deadeyes, and depending on where Bigetron is going to end up rotating here, it could be a bit of a hard rotation for Alpha 7. We'll have to wait and see. I'm getting a little bit ahead of myself here, trying to figure out what all these teams are going to be doing. It's going to definitely be a nail-biter, and I'm glad to be here with you, Avenger. Yeah, it's going to be a huge game. Happy to be here as well with you, my friend, and we're going to be seeing some absolutely insane fights here for the next couple of minutes. So you guys just hold out and hold on to your horses. Let's see how this one ends up being wrapped together. A lot of teams are prioritizing the loot right now outside the zone. Not that many teams trying to get into the first zone because it doesn't matter too much. The 3rd zone is where it's at. That is the important one, especially for the settings we're playing here. The players are not as used to these
circle sizes as are to the normal one. As they has been adjusted, now they're only playing 12 teams, so they are faster, they're smaller, and they do more damage when they're staying in blue for too long. Nigma Galaxy inside El Paso, one of my favorite places to do. There's so much loot in there. You get absolutely stacked to the teeth with everything you want and need. 4 smokes, 4 grenades, and 1 Molotov here for Hamodi. Full level 2. He didn't find any level 3 key, unfortunately, but still, most preference setup here is definitely in hand on him already. Nigma Galaxy definitely one of those teams that can make the push to the top 3, as they are sitting in 8th place with 109 points, tied with M1 Kia. And now let's see what this circle is going to end up going. I was talking about it earlier. Alpha 7 making a rotation north. They're going to end up running into Deadeyes. East. Freak to see if they're going to end up fighting. Into the water. Into or the water. Alpha 7. Into the water. Into the water. Oh, Further east. You're the one that's being toxic now? Okay, I'm with it. I'm with it. Let's see if we actually end up getting an east. Oh, and we do! Oh, look at that. We might end up getting an Impala finish, which for this, I mean, that's going to be wild. Yeah, and with Alpha 7 already in there, you know, Jason, he wanted to give them the trophy already on one of the first days. I believe the second day when they continued to win. I really love what we've been seeing from Vampire, them being able to jump back into things, being able to try to take another trophy, and that would be insane for them to do. But right now, it's definitely looking like an Alpha 7 advantage. 13 points ahead with Circle center advantage for Alpha 7. Vampire sitting on the west side of Impala, so if the circle goes a little bit slight further to the northwest, they would have a huge compound here to be able to play. And Alpha 7 actually deciding to kind of back off from Impala. I think they might have heard Deadeyes there. Or they're afraid that it goes to the islands underwater. Yes, that, or they might be afraid too that it might go down to Puerto Paraíso. So they're currently positioning themselves between those 2 cities and also right next to those islands. And guess what? I was talking about it earlier. Bigetron is going to position themselves now between Alpha 7 and Deadeyes. Deadeyes currently just looting everything going around. You can see Vampire Esports a little bit outside of Impala, trying to figure out who's currently in Impala and if they can maybe try to take that city, try to take some buildings, try to take that advantage, because if they are for some reason able to take Impala and the circle ends up there, it's going to benefit them in a big way. And I mean, it wouldn't be the first time that we do see Vampire Esports making some of those moves, or as well getting lucky with the zone in that kind of way. Yeah, exactly. All right, Bigetron, what can you do here? Can you secure that 3rd place? That'll be huge for you guys to be able to redeem yourself in this case. Definitely a huge setup for Alpha 7 on this longhouse building with some high ground control on Mafioso and Revo too. Oh. Kaito goes down, he gets knocked. I'm pretty sure he's going to be able to be picked up quite safely over by Minas Gerais. It's a 3x on an M16, not the most optimal setup, but Mythic has a 3 helmet and a 3 vest. That is 55% damage reduction from incoming bullets compared to the 40% that the level 2 offers and 30% that the level 1 offers. Yeah, with the M16, I mean, you can do the burst or you can do the single fire. I personally prefer the single fire, yeah, just because my aim is not like that. But if I'm Mythic, I'm pretty sure he does have the burst as that. It might not be optimal, but it can definitely knock people. And we do have a crate there going towards the water and the circle closing in. This is going to be huge for these teams. Yes. Who is this circle going to bless? And are we going to be getting those islands? I kind of want to see the islands now, okay? We've been hyping it up. We have had a crazy past 2 weeks. Why not? Final match. Throw it to the islands, please. That would be insane. If it goes east. No. Oh, perfect island. This is okay. This could not be better in terms of competition. Yep. Right now, Vampire is chasing. Alpha 7's outside the zone, and Vampire is holding on to 2 of the best compounds in this current circle here. And you see on the map, there's so much pressure coming in from that east side and from that west side, but still a lot of the compounds in the centers open for business. They are going to be open for business, and they are going to have to be careful because Deadeyes now is going to try to make a little bit of a push towards the south buildings of Impala, and you can see Bigetron starting to relook at themselves. RA Esports, there is a lot of the teams still alive. We haven't lost any teams yet. We have lost a couple players. You see Team Falcons there taking on some shots on RA Esports. Interesting to see what's going to happen. See Rod trying to figure out if they're maybe going to go for the compounds of where Vampire Esports is at.
You can see Bigetron a little bit towards the east of where Vampire Esports is at, and then Alpha 7 now getting themselves into the zone, playing it super, super slow. For Alpha 7, all you have to do is just worry about that placement points, but I know Alpha 7, at some point, they're going to want to get into that action. All right, Prestige getting some shots on himself, and I think he might have been able to spot one of the players there from Bigetron. Is he going to try to take some shots? And actually, Vampire Esports being able to take some shots to the Bigetron player, Genfoss, and this is going to be huge. Another point there for Vampire Esports. And if they continue like this could be even bigger. They might end up seeing a lot of teams rotating around, trying to get those cheeky points from some of the other teams rotating, and it could change a lot of what happened here, and then Alpha 7 is going to be just forced to be a little bit more aggressive. Yeah, this is interesting. 13-point lead still, as you see on the very top. Not sure if it's fully updated yet, but I definitely think that's what we started on. The question is, how many points have both the teams gotten so far? Doesn't look like they were able to confirm that point, but let's see that when we check in with them later. I do like the compound that they decided to stick with. 4 guys strong, dead center, super strong situation for Vampire. If they get another string towards them, they're going to be happy. And as you see from our fantastic stage here, a lot of Falcon supporters in the crowd. A lot of Falcon supporters and a lot of R8 supporters as well. I got a chance to see it yesterday, and everybody was going crazy when they ended up getting that win in the final show match. Alpha 7 now starting to do a 2-2 split, trying to figure out where they're going to end up rotating after this circle closes. And you can see Deadeyes decided to just fully abandon Impala, getting a bit of a compound. They are going to be positioning themselves a little bit better, closer to the center of this current circle. Most eliminations, Revo 34, Carrillo 27, and Schweppes 26. And what's impressive, I'll say it again, I said it earlier, Action, being able to maintain himself. He was the MVP last week. Guess what? He was trying to hunt that that trophy down again because he's currently second in regards to damage output. Ooh, this is a huge one. Okay, so Riyadh with that center compound in the field, and it's a really, really big compound. So you can breach it quite easily, but you have to have one of your edges safe for that. So you have to play slowly into the compound from that western side. Then Galaxy moving Rauf really low. Damonkia putting a lot of pressure onto these teams for this high ground spot. Some tires getting popped there from the buggy of Nigma Galaxy. S2G trying to figure out what all the commotion was there between Nigma Galaxy and Dam 1 Kia. Meanwhile, Alpha 7 is going to try to do a rotation a little bit towards the west, but they're going to have to be careful because there is 2 teams there. As we can see, Omba, I think, getting some full damage on himself. Team Falcons, defense, trying to make the push. Even though they might not be able to get that first place, they want to maintain the top 3 once again here in Saudi Arabia. Riyadh PMWI After Showdown Party. This has been just an amazing tournament, and it's going to be even a better finish. Alpha 7 positioning themselves now where they're going to be able to look at S2G, who's going to be able to get the first knock. It is going to be a huge engagement. Meanwhile, Vampire Esports trying to relocate themselves a little bit more towards the center of the circle and a little bit towards the north. And then you can see Luxy right here in the middle of everything, trying to use those hay bales, trying to use his buggy for his advantage. He is going to have to move around. I think he was spotted by some of the other teams. Luxy and Suxy, the twins. We have seen them clutch it before when it's just them two. And I'm pretty sure Vampire Esports and Alpha 7s, the ones that are currently fighting for that top spot, are going to be looking at this. Luxy not being able to currently find a spot where he's just fully covering. I think Alpha 7 is becoming a little bit impatient here. They are going to try to find a way to get inside that circle. Taking out some shots in Bigetron, getting eliminated by Nigma Galaxy. Yeah, that's huge because they're defending that 4th place from all the other teams, just a few points from them, so they could be falling down super far with that. If we see S2G, Stalwart, or Damonkia, or Nigma Galaxy even have a big game, then they could take over that spot from Bigetron. Shot from Vampire. They might have an idea that this could be Alpha 7, so they're focused on that. Alpha 7 fighting with S2G now for this terrain. It's important. Huge fight right here. Mephisto was being able to hold the off angle earlier when S2G was trying to just knock Carrillo. They weren't able to. Is Mephisto going to be able to survive this? You can see Vampire Esports trying to figure out, are we going to third party this? Are we going to go for the extra points? And they might be thinking about it because they're going to go up this ledge. Alpha 7 trying to be careful here, getting some shots. Revo almost getting knocked. S2G is going to have a bit of an advantage, and the grenades are going to start raining down. Revo getting knocked by S2G, and they're going to be looking to confirm that Ilum
Ray C, can he connect with this other nade? I don't think he's going to be able to. Mythic also getting knocked from now. Damn One Kia. Alpha 7 finding themselves in a horrible spot. All the players from Alpha 7 currently going down. Alpha 7 sitting with 0 points. There you go. Kasi being able to get the finish. Vampire Esports is looking promising as Alpha 7. All of the players continue to go down. Vampire, they are lurking. Alpha 7 was ready with the wooden stick to pump it straight into the heart of Vampire. They're saying no. They want to finish this off and try to go for the win. Shrebs gets a Revo knock, or the finish, I think it was, yeah. Krilio, Mythic, last 2 players. Can they finish this one out? That smoke is about to go away. 2 players now alive from Alpha 7. Can they defend this push from Vampire Esports? They're also getting third party, but damn One Kia. S2G still on the horizon too. And the circle starts to close in, which is going to make Vampire Esports back off a little bit. It's going to force Damwon Kia to also go down from that mountain that they were on. This might be the opening that Alpha 7 is looking to have. You can see Carrillo trying to get some shots, and S2G just waiting patiently. Alpha 7 making a push on a buggy. Mythic, the only player alive from Alpha 7. Is he going to be able to survive this? I don't think he's going to be able to survive this. Currently 5 HP for him. The car is smoking. He needs to get out of that vehicle and find a place. Alpha 7 gets eliminated with 0 points. Vampire Esports, this is your game to win. The only problem is with that was how much time they took to see what was going on with that fight. Now they're going to have to push onto this circle, and it's going to be very difficult because that one Kia is going to have some angles on their rotation as well. Oh, Stone gets knocked, and this is exactly what you're talking about here. This delay could mean that Vampire does not have the time to do so. Hams is trying to do everything he can to do this off. Let's see what happens with this case. Fluke trying to defend this angle here, in this case here. Let's see what happens. Vampire with 3 eliminations so far. Vampire Esports, 3 eliminations, and they need 13 points. So that's something that we're going to be looking at very, very closely. Can they confirm on that? Can they somehow be able to make 13 points? I mean, 3 right now. If they're able to get some kind of chicken dinner, they might be able to. We see some of the other fights going on. Dem One Kia, Nigma Galaxy. Stoned. This is going to be huge for Vampire Esports. On, but coming in late. Schwepp trying to throw down some smoke. Ravenclaw as well. Looking to third party anything here. Then able to actually collect another Ilum. Vampire Esports continues on, and now they're going to have to make another push towards the circle. They've been blessed with the zone many times, and guess what? Right now it's not blessing them. 7Cs, a team that got a chicken dinner earlier today. They're trying to continue on that hot streak. They're trying to continue to add those match rewards. Schweppes go down. That is huge. Schweppes goes down. Vampire Esports trying to recoup from this rough situation on that southwestern side. Stalwart out in 8th place, and now the placement point starts coming in here. We see a little bit of replay while the rest of the fights are coming in. It is Deadeyes guys on Riyadh in a huge fight with a lot of utility being spent. Sadat with a good push from that replay. Now really the fight here with Riyadh. Munir is the last player alive. Falcons trying to push, he's trying to defend. He finds one, but he gets taken down. And that's going to be Riyadh taken down. This could be the game that Vampire is able to close out and win the PMWI Afterparty Showdown. 3 players alive, 5 eliminations, and there's only 4 teams left. That means they have 9 points total so far. Vampire Esports trying to get those 13 points that they need. Can they clutch it out? They were able to reset. They were able to pick up that player that was knocked and take advantage of the fight that was going on earlier between all of the other teams. You can see Team Falcons there using that pickup ability to relocate the player. Vampire Esports trying to find a way. They are now at least on the edge of the circle here, trying to get some shots into people. 7Cs now making their way up. Vampire Esports, the composure. Are they going to be able to keep it here when it matters the most? They have 5 2 players points inside the already. circle. Yep. 2 players inside the new circle here. This could be insane for them. While all the other teams trying to fight for that northern side terrain, they're just holding on. Ravenclaw also has a bus that he could potentially be... Ravenclaw going to actually make a little bit of a push there with the bus. They need to be careful. 7Cs is very close.
Meanwhile, some fights between RA and Falcons. This is going to benefit in a big way for Vampire Esports. I'm pretty sure they're looking to see what's going to happen with that fight and if they can somehow possibly third-party this, and that's exactly what they're going to be doing here with Shweb. Looking to third-party this. He's able to spot Damar. Can he get the knock on Damar? That's going to be an extra point if he's able to knock him and confirm on that too. Yusuf gets knocked by the play zone. Damar, last player. Prestige. Sarang getting knocked there. Yusuf getting eliminated. Vampire Esports getting closer and closer to that first place, ladies and gentlemen. Vampire Esports getting even more elims. Now in third place, at least third place guaranteed. 13 points. Remember, that's what they need. 13 points to be able to take first place away from Alpha 7. Can it happen here? Can they win week 1 of PMWI? And can they win week 2 at the Afterparty Showdown? RA Esports now going up against 7Cs. Second place. Can Vampire Esports win this game? They need to win. They need to win this game for them to win the whole thing. Can they do it? They only have 6 eliminations. It's second place. It's 12 points total. They need 2 more eliminations all the way. They find one. Ravenclaw finds Spraygod here with a huge knock and a headshot. Ravenclaw being able to get a knock right there. Salmon is going to be by the ankles. He's actually going to end up knocking Ravenclaw. Now it's going to end up at 2v2, and here comes the push. Oh, he finds Luke getting a knock on 7-6. Now they're going to make a full push here to 7-6. Can Vampire Esports close it out with the win? You can see them trying to actually confirm that elimination. Schwab, Fluke, Ravenclaw is currently down. Can Vampire Esports connect this? It's going to come down to a 2v2. Here comes the utility from 7Cs. Ooh, connecting barely there with Schwab. You can hear the crowd going crazy. We're going crazy here. 7Cs is going to end up getting pushed by the circle here. Vampire Esports is going to have a bit of an advantage. You can see Fluke looking around, making sure he evades all of that utility right now by 7Cs. Ravenclaw still knocked. It's a 2 versus 2 effectively, and utilities coming out here. Fluke and Shrep both on half HP. Sarang and Spraygard is trying to make this clutch happen, but if they can confirm... Oh, Ravenclaw getting knocked there by Spraygard. It's now going to be Schweb. Can Schweb clutch this up? We've seen some 1v2s before being clutched up. He's spotted. He's going to get knocked down. Fluke actually being able to get one knock. It's Vampire Esports, ladies and gentlemen, being able to get the win. The final match of PMWI Afterparty Showdown. They clutch it up. They show why they are the champions of week 1 and now the champions of week 2. Vampire Esports absolutely shocking. Alpha 7. Amazing scenes. I cannot believe they're able to make this dream run happen on the very last situation. Vampire Esports back-to-back PMWI main event and Afterparty Showdown winners. I can't wait to see what the desk is gonna have to say. It's been a pleasure to be here casting this last game. Jason, take it away. Ladies and gentlemen, Vampire Esports have won the main event with $500,000, and they've won the Afterparty Showdown. They are your all-star PMWI champions. Actually unbelievable what we saw here in this final game, as well as they raised the trophy. This was a performance of a lifetime from weekend to weekend, and in this last game as well, tense moments were able to provide them the victory with all of this. We were screaming in the back room here. They just technically needed that one last flush, even if they didn't get the win, but still they went for all the marbles. Absolutely amazing.
I've never felt this much pressure. We didn't know how they would perform on this international stage. They get the 2 trophies back to back, and they put their region on the map when it comes to international play. Vampire Esports, congratulations. You are the PMWI Afterparty Showdown champions here at Gamers8. First of all, I have to say, an incredible story to come back from 27 points down at the beginning of the day to now the victory of the entire competition. I have to ask you, what does this mean to you and your team? ก็มันมีความหมายกับเรายังไงก็สำหรับถ้วยนี้คือหรือว่ารายการเนี้ยมันรายการของผมครับผมพวกผมคือพูดกับตัวเองเสมอครับถ้วยนี้จะไม่ให้ใครทีมหรือว่าทีมไหนได้ไปแน่นอนครับ So he said this tournament is our tournament so this trophy belong to us so we don't give anyone else except us ألف مبروك الفريق فامباير اي سبورت. زي ما احنا عارفين هم كانوا الفائزين معنا في بطولة البي ام دبليو اي الأساسية، والآن مرة ثانية كانوا هم الفائزين معنا في الأفتر بارتي شو داون. سألناهم السؤال الأول، قدرتوا ترجعون من 27 نقطة إلى المركز الأول وقدرتوا تأخذون الكأس المرة الثانية، وش الشيء هذا يعني لفريقكم؟ جوابهم كان بيتركز على نقطة إنه احنا بالعكس التروفي هذا ينتمي لنا احنا وما حد غيرنا بياخذه، ما بنسمح لأحد غيرنا ياخذه، وفعلا قدرنا نسويها مرة ثانية. I think I speak for all of us and for the casters and everyone who's worked on this show for the last 2 weeks, how impressive this display of PUBG Mobile has been. You've not only won the Afterparty Showdown, but you also won the main tournament last week. What is your secret? ความลับของทีมเราอะไรที่ทำให้แบบได้แชมป์2รายการส่วนหนึ่งเลยคือเงินครับผมมันนี่ก็ส่วนที่2คือความมั่นใจครับแล้วก็ความเชื่อใจความไว้ใจคนในทีมครับ First thing is as he said is about the money because we have a lot of big supply pool and also it's about the team confidence and the last thing is the trustworthy of the team. They trust each other. They play with the confidence in on the same chemicals. So that's why it's improved the team confidence and also the moral of the team. And we just play for fun. So that's all. سألنا فريق فامباير اي سبورت السؤال الثاني اللي هو قدرتوا تفوزون البي ام دبليو اي الاساسيه وايضا بطوله الافتر بارتي شو داون مرتين على التوالي، ايش السر حقكم انكم تكونون مستمرين لهالدرجه بالفوزات؟ كان الجواب حقهم انه احنا دائما نوثق ببعض وقت ما احنا نلعب المباراه، والتيم كونفدنس اللي موجوده عندهم ما بين بعض جدا جدا عاليه، وهذا هو سرهم الاساسي، وايضا الجائزه مبلغها كبير فكان حافز كبير انهم يقدرون يفوزون البطوله. Well, Vampire Esports, you have earned the lion's share of $1 million. The PMWI trophy once again, and you've also cemented your names in, the history of Gamers8. What an incredible performance. Is there anything that you would like to say to your fans who have supported you throughout this entire tournament for the past 2 weeks? ก็ก่อนอื่นเลยครับผมขอบคุณซาอุดิอาระเบียครับผมที่จัดงาน PMWI แบบนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับผมที่แบบว่าคอยเชียร์คอยให้กำลังใจครับผมขอบคุณครับ So first thing, thank you the crowd of the Saudi Arabia to warm welcome us. Everything is good, like greatest country ever seen, and also the good food. Thank you so much for support us, and also the fan all around the world. We are the new team in the global stage, but we did it 2 wins in a row for the champion of PMWI. So thank you so much for support, and see you next time. Thank you. حبينا نسألهم السؤال الأخير إنه إيش يعني لكم الشيء هذا وإيش الشيء اللي ودكم توصلون للجمهور حقكم سواء هنا في المملكة العربية السعودية معنا في الرياض أو حتى في الجمهور العالمي. كان جوابهم إنه أول شيء إحنا نبغى نشكر الجمهور ونبغى نشكر السعودية وجيمرز 8 على الضيافة الرهيبة اللي إحنا شفناها وأيضا الأكل الرهيب اللي إحنا أكلناه مع بعض. زيادة على كذا يبغون يشكرون الكل الناس اللي اشتغلوا معنا في الإيفنت وأيضا يقولون إحنا أثبتنا أنفسنا في ستيج عالمي للمرة الثانية على التوالي بعد ما فازوا البطولة الأولى. فألف مبروك لهم. Now, you know what we've said, congratulations so many times already, but you know what? It doesn't help to do it one more time. If you are at home watching or if you are in the Gamers8 arena, everyone please put your hands together for your PMWI champions, Vampire Esports. What an incredible showing. Back-to-back competitions, congratulations. From all of us here at Gamers8 and from the main stage, from myself and Fancy, it has been an incredible 6 weeks of competition. We've had 5 esports titles that we've gone through and we've given out $15 million worth of prize money. So I guess the only thing that we can say is thank you so much for tuning in and we'll see you next year.
شكرا لكم اعزائنا الحضور والمشاهدين على تواجدكم معنا. زي ما احنا عارفين بطولة PUBG موبايل كانت هي البطولة الأخيرة اللي معنا في بطولات جيمرز 8. 15 مليون دولار على 5 ألعاب قدرنا نوزعها خلال ال6 أسابيع الماضية، وكانت فعلا أشياء كثيرة تحققت فيها البطولة هذه، وأيضا حلم الكثير من المعجبين في الإي سبورتس معنا في المنطقة. فشكرا لكم على تواجدكم معنا، شكرا لكل الناس اللي اشتغلوا معنا في الإيفنت. وهذه الكلمة الأخيرة لنا أنا وبانكس على المسرح، فعلى طول نخليها للاستديو التحليلي. Thank you. Thank you. New team on the global stage, but they have made their mark. Vampire Esports showing up big, making fans out of all of us and all of you around the world. I cannot wait to see what they do when they're having fun at PMGC. If they make it into PMGC, man, I think they are a very clear contender. And I tell you, like, Nova Esports shivering in their boots right now, a little bit spooked after that performance. But, like, I think that, and you said it earlier, right, and I think that this is true not only for us on the desk and casters, but also everyone around the world. I think that they've got a lot more new fans now after this kind of performance. Absolutely. Like, this has never been seen before, this level of dominance. 2 tournaments in a row like this. And I think that they're going to be seen as clear favorites in the next event. I mean, when you see them on the stage there as well, their uniform, their clothes are embellished in gold, and that's all they produce throughout the 2 weekends. Just gold after gold after gold. And especially what we saw from them the latter half of yesterday, as well as coming into the start for today. Just constant gold, constant gold. It's amazing to watch them play here on a stage when they're going up against, arguably, some of the world's best. Yeah, and the best part of it was it came down to that last match, and we need to check in with our overall standings so you guys at home get an idea of how close it was. Remember, Alpha 7 had a 13-point lead going into that final match. We were watching, John Allen was running the numbers, the statistics man himself, trying to figure out every possible situation of how they could win. And I want to know, how close was it in the end? Well, considering they got the win, when they only needed a second place as well as 1 point, it was definitely enough with the win as well as the eliminations that they were able to get from this. 180 points, being able to take out Alpha 7 here towards the bottom. Yeah. Well, by the way, Max, just to point out really quickly, it's not just 107K, it's 167,000 added on to the 500,000 they got before, because we can't forget about that 60K for first place. That's what I was going to say. 600. Oh, well, you know what? I told you, I'm the number man here now. But yeah, okay, and we said it, they wanted the mansion, their dream has come true, their mansion, they got it right now, okay? They definitely got the money for it. The Vampire Esports training facility, brand new, brought to you by their PUBG Mobile division. You'll be there in February, like, it's not... In my head, I have, like, they all get summoned from the corners of the city. Oh, the vampire signal's up in the air, and they all kind of flock towards the vampire complex. There you go. Oh, man. I mean, Alpha 7 also, we got to say, they had an amazing run, right? They clearly came into this event fully prepared. They knew exactly what their game plan was, and they played down to it, down to a T. But they got pinched, I believe, between, who was it actually? It was between S2G and also Vampire. I think from there on out, this is where everything starts to roll out of control for them. Yeah, actually just a terrifying situation for Alpha 7 because there was almost no way out of it. Unless you somehow try and bail back into the blue, which is also extremely scary, there's no way to be able to get out of where they were. So tough stuff for Alpha 7 in the last game. Well, credit here to S2G as well, able to rise through the ranks, able to put up 71K of their own earnings, not including the money they get for their placements. But Team Falcons, we're talking about teams here. Yeah, Team Falcons didn't fare too well. Oh, I mean, let's be honest, they fared extremely well here. Again, this is the first time playing on a global stage, out of land with international events. They did exceptionally well when it came to the main tournament. They did fairly fantastically here in third place overall in terms of points. Like, this team is another team to watch out for. Team Falcons, excellent team. I've said it all throughout this tournament. Ultimately, they didn't really even need the home crowd advantage, I feel. Watching their gameplay, it transcended having the home crowd advantage, transcended having those cheers available to them. An excellent team to watch on the battleground, especially from those edge plays moving in against the rest. Yeah, I would say that all the fans at home that have been watching Team Falcons in spring of PMP Arabia, compared to what this team has been able to bring to the table in the fall season and this event in particular, they feel like a completely different team. This is a team that is ready for this level of gameplay, and especially the addition of Powerful to the roster was massive. And I think that give them even more time, if they potentially also do make it to PMGC, they could be very big contenders on that stage. Yeah, but it could definitely be very big contenders, and there's a lot of questions now going into PMGC when that happens later on in this year. But we still have obviously a couple of months to go. You can see though, as we go down the list here, Damwon and Kia able to get 42K, 113 points for themselves. Nigma Galaxy getting 46,000. Like, a lot of money being won here by these teams.
What's up, Max? I was going to say, 7C Esports actually a really good rise towards these last 3 games, right? They got themselves the chicken dinner, they got themselves a second place in that game. Like, they were stuck in, what, 12th for the longest time when it comes to overall points. So, big step up at the end. Unfortunately, a little bit late, but at least they do take some extra money on top. 51k, not Pretty bad nice. at all for just the kind of, from the overall stipulations in the games themselves. I will say 9th through 12th. It's our teams that kind of got here via those invites as a whole. I kind of expected some of these teams to be languishing down here towards the bottom, considering that they were invite teams against some of those big names that were coming in from the top, as well as some of the other invite teams that we know have some punch behind them. So, yeah, kind of to be expected, I think, here for some of these. You know what I think we overlooked, by the way, when it comes back to Vampire Esports, is to bring it back to them once again, because they are champions. They had Double 2 days back-to-back. Well, yeah, that. 2 days back-to-back with 3 chicken dinners out of our 6 matches. They had a 50% win rate in the last 2 days. Who even does that? Especially, and we talked about it earlier, right, in the format where every single game is a different map. Some of those never yet seen in competitive, even less at this level of play, right? Because their game plan was so good, the execution was so clean, and other teams just fell behind and could not replicate what Vampire were doing. So I think other teams are going to look at what Vampire did and learn a lot from it, because their macro was just so damn good. I think a lot of teams could learn from it. Just not being the blue. I mean, clearly, as you pointed out, right? 5 minutes. Go center. Woo. All right, well, we actually want to take a look at the rewards rankings as well. Obviously, we saw how the points worked out for the teams, but how much money in terms, or where they ranked in terms of money. We obviously know Vampire Esports is going to be first. Alpha 7 should be second. 7C, as you pointed out, 51,000. They were a little bit lower on the leaderboard when it came to points, but they should be pretty high, as you can see here, 5th overall when it came to just money earned. I think that's a big win for them. I really do. I had some question marks about 7C Esports coming in. I mean, I even had question marks about how Scout was going to fare coming in, to be perfectly honest, you know, when he joined for along for the team. But it's been successful. I think this has been a great outing for them here for 51k. And I think overall, they're sat amongst giants here when you look at the names that they're sat with. Yeah, I think this is going to be a really big learning experience for them, and we'll see what they can potentially bring to the table in the future. I mean, most teams that are playing for the first time internationally in this lobby will definitely take a lot of learnings from this as a whole. But yeah, S2G, I think I would love to know exactly how much of the money from S2G is from, you know, keep on getting those eliminations in Paradise Resort on R8 Esports. I think like maybe half of it is from R8 alone. They were good in Paradise. They knew what they had to do. They had a plan. They committed. Yeah. All right, we can see here, R8 ending things out 6K, but again, they get money for participating, for being here in the event, so each team, each player going to get a pretty decent payout, and hopefully for them, a good amount of experience to take back, more importantly, for the future events. I guess for me, R8 is probably the one main underperformer. I think I have a lot of reverence for these players, considering what we've seen from them in the past. If you think about Global Esports Tour that you and I covered before, this is a strong team, and I don't think they quite got opportunity to shine here on these 3 days. I think we wanted to see more from Prestige in particular, right? He was our big standout player from the Global Esports Tour. So I think R8 knows just one event didn't quite work out for them, but there's still a lot of potential this team can achieve. So it's just a question of time. Well, gentlemen, we did have a lot of money to give away in this event, and if you guys remember back to the first day, we had these team intros where teams could win a good amount of money based on how good their introductions were when they came out on stage. And I'm ready to present to you our 3rd place team here. Let's take a look. Who's it gonna be? Oh, it's going to be Alpha 7. All right. I think a lot of us are actually fans of this, if I'm not mistaken. Yeah. The reason why I voted for them for this one is because nobody uses the feature in-game, so it's like they use it outside the game. That's my that has my vote. You know, yeah, good theming, I think is fair to say. And, you know, just for you, Max, I actually picked up Blank yesterday in-game, carried him around the corner, and rezzed him. Wow. That's so nice of you. You're such a saint. I am. Oh, they won 4,000 for this. Nice. I would imagine you actually would have put Blank out in the open to potentially get shot. Actually, that's a good idea. I should have done that. Oh well. We'll play some tonight. Next time. Yeah. I'll put you out. No, thanks. All right, well, now it's time to see who is our 2nd place team when it came to introductions. There's a couple that stand out in my mind. Let's check out who it's going to be. Hey. Okay. I mean, the heart was really well done. There was a... I'm going to be honest. We were skeptical. We were concerned here. Concern descended, and then... awesome. Yeah. And he's doing the hearts as well at the bottom. 3 hearts in 1. That's great. Lovely. Yeah. We didn't even notice the glasses as well. Look at those, stylish. What do you mean the glasses? They've been wearing those the whole time. Not when they're playing. Are you sure? Yeah. Oh, okay. The little colored, you know, glasses. Did they? Oh, okay. All right. They get themselves $6,000, but
I think from seeing them on Kia be the second place team, I think we all know who that first place team is going to be. That was the post. Also, great theming for the team, to be perfectly honest. I just love how Senator in the middle there, and he's going. Proper commitment, I think, to the whole thing. See, they had hearts as well, right? So they had the dance and the hearts. I think that's what won us all. But Stalwart Esports, they're going to take home some extra money for themselves for pulling that off. Very original. I liked it. I loved it. I loved the little dance. I was expecting to maybe pull out some Michael Jackson Thriller, but, you know. Happy they had the coach in there, too. Yeah, everyone's a part of it. $10,000 bucks. $10K! $10,000 just to figure out a way of how you want to walk out on the stage. We should have had an opportunity to do it ourselves. I think we could have beaten everyone. I mean, you think you can get $10,000 for a chicken dinner? That's like a 25-minute game. They go in like 20 seconds. Let's be real. If all the talent crew from English Talent came out and we all had John Allen as our mask, we would have won. And, the real question is, who's the real John Allen? Who is the real John Allen? You'll do the voice like, I think that one. Find out next tournament. All right, so that is obviously who won. Congrats to SD for taking home an extra $10K towards their tally. But we still had more awards than that, right? We had like the Eagle Eye. We had a lot of individual awards. Why don't we take a look at who's won some extra cash? Remember, we'll send you our PayPal here after the show if you want to hook us up. But it's actually great to see. The thing is, this is all about different ways you can make money. And it's going to be our fan favorite player, a Scout. What a surprise! What a surprise! It was really funny when I was looking on socials because he didn't even comment yet, and the comment of his fans got more likes than most of the other players. So I think it was pretty much a given. But you know, Scout out there with the fans. I feel like even 7C taking on Scout alone for this moment, this one slide, is like it's worth it. Oh, great, cool. Yeah, we'll bring him over 10K easy, man. That's not too bad at all. There you go. Good job, Scout. The thing is, right? We've been told, and I don't remember if it applies to this one, that the teams actually get the money. Right. So I don't think it's Scout getting the money. I think it's 7C that gets the money. I mean, he always has a share from all of the 51,000 they won during the games anyway, so yeah. I did check, though, in second place behind Scout, it would have been Carrillo. So if Scout was not there, Carrillo would actually won an extra 10K for their team. Not bad, not bad. All right, so Scout clutches things out day one in that show match in duos, and then he clutches out the fan favorite player. There you go. You know what it's time to go to now? MVP. I can always bait him to say that. No, it's actually our award winners. So I said before here when it came to like Eagle Eye and things just like that. Let's actually take a look at what our award winners were. We know who our duo winners were, as we did see before with Stalwart Esports. We're going to have Eagle Eye go into Stone. So Vampire Esports taking even more money here. You know what's interesting? We didn't see these stats throughout the... Because normally we've been showing them, I guess. Like in terms of especially the Eagle Eye, we were watching it throughout the main tournament. And actually, 397 meters is very far here when it comes to elimination coming in. So impressive. Not really surprised to see most special eliminations go over to Revo, to be honest. Like, they threw, at the start of the day, 130, so many nades. So, like, eventually you're going to hit them. Right? So I'm not surprised we've seen an Alpha 7 player get it. But I think there was most headshots. Also impressive. I reckon they're probably above 200 nades thrown by the end of today. Because we saw, it was 136, right? Like, maybe they throw quite a lot. Close to 200, yeah. Probably, I would say like 180, something like that. We'll check it. Okay, Max, you know what time it is now, right? MVP. It is, but wow. Before seeing it, prediction. Okay. I don't know if you have the same. I'm going to go with Revo. I'm going to go with Stoned. Good pick. I mean, it's going to be pick. It's Alpha 7 or it's Vampire. A Vampires player. So. Okay. Let's see. Revo's a good shout. I'm the host. I don't have to actually use my prediction. No, Revo's a good shout. Hey! Why did I go with that before? I don't know. Yeah, I don't know. Because he was the MVP at the start of the day, if I'm not mistaken. Yeah, we did, yeah. Yeah, a bit stupid. It feels weird to see an MVP, though, with an average survival time of, like, almost 16 minutes. Yeah. Did you hear that? No, what is it? Stoned was actually 7th. Ooh. Oh, really? That's actually, well, I guess it was an entire team effort. Because, I mean, when you look at Vampire, second place was actually Schweppes from Vampire. Oh yeah, because he was third at the start. Halfway through the day. Okay. I've not been quite my observant self here today, Jason. It's fine. I'm sorry. It's been 2 weeks we've been here, not quite as long as obviously ESL with over 6 weeks, but it's still great to see. And gentlemen, I mean, I think everyone should be extremely happy about this. I actually love the fact that we're able to give out so much money to these teams, help them laser focus in what's coming up down the line at the end of the year, because you have PMGC right around the corner. A lot of regions have PMPL as well. It's going to get very scary for some teams. What's up? Yeah, we have PMPL in 3 days for us, basically. Yeah, or 4 or something.
It never ends. You know, this was a warm-up event for us, actually, to go into the PMPL. But to be fair to us, we got some really exciting teams going into that. But obviously, we'll talk more about that when we do have it happen in a few days. But a big shout out here to MasterCard and to Saudi Investment Bank, because again, this would not be possible. This has been an extremely long event. It takes a lot of resources to make it possible, and well, they have been able to help us do just that. But it's been an extremely intense event, I think, is one of the best things to say here. Not only for the players, not only for talent, but definitely for the production crew as well. We've had, what was it, 6 weeks of competition, 5 different games, $15 million in money awarded. We got to check out how it's all done, and we got to check out a quick recap of this entire amazing event.